आप एनसीईआरटी के सेट नंबर 7 है आपका ये, ठीक है, जहाँ पे मुख्यतः प्रश्न आपको ज्योग्राफी के आपको देखने को मिलेंगे। ज्योग्राफी के यहाँ पे आपको 80 प्रश्न है। कितने प्रश्न है ज्योग्राफी के? आपको कुल यहाँ पे 80 प्रश्न होंगे। 20 प्रश्न की बात की करंट अफेयर्स होंगे, ठीक है। प्रश्न कहाँ से लिए गए? तो चैप्टर क्लास 10 से लिए गए, ठीक है, क्लास 11 से लिए गए, ठीक है। क्लास 10 की बात करेंगे 5, 6 और 7 चैप्टर से प्रश्न है, ठीक है। क्लास 11 की बात करेंगे तो चैप्टर नंबर 1 और 3 से आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये हमारा जो एनसीईआरटी फाउंडेशन टेस्ट सीरीज जो चल रहा है, इससे पहले हम लोगों ने 6 टेस्ट सीरीज को डिस्कस कर रखा है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में आपको वीडियो अवेलेबल है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और अभी हम लोग क्या करेंगे, 7 नंबर सेट को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न इसी क्रम में आपके सामने ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है। प्रश्न क्या है? निम्न कथनों पर विचार करें। हेमाटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। मैग्नीज का उपयोग कीटनाशक दवाएं एवं पेंट बनाने में किया जाता है। बताना असत्य कथन का चयन करना। बताइए कौन सा कथन असत्य है, बताइए क्या और हो एक जाएगा, सर, गलत कौन सा? हेमेटाइट की जगह मैग्नीज होगा। मैग्नीज ठीक सर्वोत्तम है, प्रकार का लौह है। बिल्कुल। हेमेटाइट की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है, तो हेमेटाइट की जगह पे जैसा आपने बोला मैग्नीज, ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न सही है क्या? मैग्नीज का उपयोग मैग्नेटाइट होता है। कीटनाशक, ठीक है, हेमेटाइट हो। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट। सही है। मैग्नीज का उपयोग कीटनाशक दवाएं में पेंट बनाने के लिए किया जाता है, ये स्टेटमेंट सही है क्या? ठीक है, ठीक है। बिल्कुल। ये वाला स्टेटमेंट की बात की, ये वाला सही है। हेमेटाइट वाला की बात करेंगे तो गलत है, ठीक है। और तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे हेमेटाइट की बात करेंगे तो हेमेटाइट में अब क्या होगा, हेमेटाइट की जगह पे क्या होगा, मैग्नेटाइट। क्या होगा? मैग्नेटाइट होगा। क्या होगा यहाँ पे? ध्यान में रखें, हेमेटाइट की जगह पे क्या होगा, तो यहाँ पे, ठीक है, मैग्नेटाइट होगा, ठीक है, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे मतलब क्या है, ये आपकी क्या है, गलत है, ठीक है, ध्यान में रखना, ये आपका गलत है। बाकी सेकेंड वाला ऑप्शन की बात करेंगे तो सही है। इसमें असत्य कथन का चयन करना है, तो असत्य कथन क्या हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट सही है, ठीक है, ठीक है। अब चलेंगे आगे, चलेंगे तो देखेंगे प्रश्न क्या है। निम्न कथनों पर फिर से आपको विचार करें। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। बल्लारी, चित्रदुर्ग, ठीक है, चिकमंगलुरु, तुमकुर पेटी, ठीक है, मैग्नीज के बृहद पेटी। उस दिन जो कंफ्यूजन हो रहा था, कहाँ पे मतलब हेलीकॉप्टर का जो रखा गया, तो उस जगह तुमकुर ही है, ठीक है, कर्नाटक में पड़ता है। यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना यहाँ पे खोला गया, मोदी जी के द्वारा हाल फिलहाल में यहाँ पे उद्घाटन किया था, तुमकुर, ठीक है। बताना तो भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बात की मैग्नीज का मध्य प्रदेश है क्या? ये स्टेटमेंट सही है क्या? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा बताना है। है, ठीक है। बल्लारी, उड़ीसा। चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, टुकमुर पेटी मैग्नीज के बृहद पेटी है। प्रतिशत के आधार लोहा पर का। उड़ीसा मैग्नीज का उत्पादनों में राज्यों में प्रथम है। बताना उपायुक्त में से कितने कथन सत्य हैं, ठीक है, बताना है। तो इसका ले रहा है उपायुक्त में यहाँ से पे कोई भी लॉ कथन सही नहीं, है। ठीक है, ध्यान रखें, यहाँ पे कोई भी कथन सही नहीं है, ठीक है। अगर बात करें अच्छा, भारत में गलत। मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ध्यान रखें, उड़ीसा की उड़ीसा। बात करेंगे, सबसे बड़ा राज्य जो है मैग्नीज का उत्पादक राज्य है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। बात करेंगे बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरुपेट, चिकमंगलुरु, तुमकुरुपेटु, कर्नाटक में। इस पेटी में लौह अयस्क की बृहत राशि संचित है। मतलब ये सारे के सारे बल्लारी, चित्रदुर्ग की बात करेंगे, चिकमंगलुरु, तुमकुर की बात करेंगे, सबके सब किसके लिए जाने जाते हैं, तो लौह लो। अयस्क के लिए जाना जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लौह अयस्क के लिए जाना जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। प्रतिशत के आधार पर उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़े राज्यों में अगर बात करेंगे, तो प्रतिशत के आधार पर आपका मध्य प्रदेश आएगा, जहां पर आपको 33% आपको देखने को मिलता है, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से बात करेंगे। जबकि उड़ीसा में बात करेंगे बस 16% ही आपको है, ठीक है। तो प्रतिशत के आधार पर उड़ीसा मैग्नीज उत्पादन राज्यों में प्रथम स्थान पे नहीं है, ठीक है। प्रथम के स्थान पे कौन हो जाएगा, तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश हो जाएगा, जो कि 33% के साथ क्या है, प्रथम स्थान पे है, ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न पढ़िए। मध्य प्रदेश का बालाघाट खदान देश का 32% तांबा का, सॉरी, 52% तांबा का उत्पादन करता है। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम गुण वाला मुलायम कोयला है क्या? कौन सा सही है? केवल वन सही है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, तो केवल वन मुलायम सही है, ठीक है, ध्यान एल्ड्राइड। में रखेंगे, बिल्कुल, ठीक है। बात करें मध्य प्रदेश की बालाघाट खदान की बात करेंगे, तो देश में, ठीक है, लगभग 52% मतलब कोयला का, 52% तांबा का मतलब क्या करता है, उत्पादन करता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। बात करें एंथ्रासाइट सर्वोत्तम गुण वाला कोयला, तो एंथ्रासाइट सर्वोत्तम गुण वाला कोयला तो है, लेकिन ये मुलायम नहीं है, कैसा है, कठोर है। कैसे, कैसा कोयला है, तो ध्यान रखिए कठोर कोयला है, ठीक है, तो ये कठोर। वाला आपका सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ का सही कौन हो जाएगा, तो आपका प्रथम वाला कथन की बात करेंगे, केवल सही हुआ, ठीक है। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए।
हिमाचल प्रदेश की पूगा घाटी भूतापीय ऊर्जा के लिए जाना जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कर्नाटक राज्य में स्थित नागरकोइल, नागरकोइल देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। क्या सही होगा दोनों सही है। बताइए। दोनों भी पुंगा घाटी तो हम्म, लद्दाख में है। और नागरकोइल तमिलनाडु में। ठीक है। कर्नाटक में। हाँ, नागरकोइल तमिलनाडु में है। चलिए, दोनों तो हिमाचल प्रदेश की दोनों पूगा गलत है। घाटी भूतापीय ऊर्जा के लिए जाना जाता है पहला जो है। ठीक है, तो ये पूगा घाटी आपको कहाँ पे पड़ेगा, क्या बताएंगे। लद्दाख ठीक है, में। लद्दाख। बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान में कहाँ पे पड़ेगा, लद्दाख में पड़ेगा। ठीक है, ध्यान में रखेगा। ठीक है, अब बात करें तो ये गलत हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की जगह पे यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे लद्दाख होगा। ठीक है, क्या होगा, लद्दाख होगा। ठीक है, अब आगे कर्नाटक राज्य में स्थित नागरहोल देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये किस लिए जाने जाते हैं नागरहोल। ठीक है, किस लिए जाने जाना तो जाते हैं, जाता कि है कर्नाटक में तो नागरहोल, नागरकोइल है, सॉरी नागरहोल नहीं, नागरकोइल है। कहाँ पड़ेगा नागरकोइल, तमिलनाडु। कहाँ पड़ेगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है नागरकोइल। एक मिनट। हाँ, तमिलनाडु में ही है। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा प्रभावी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ पे पड़ेगा, नागरकोइल की बात करें कहाँ पे पड़ेगा, तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर। तो आपका कौन सा सही है, इसमें सही कोई भी नहीं, दोनों के दोनों कथन गलत होंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पूगा घाटी नहीं है। पूगा घाटी कहाँ पे पड़ेंगे, तो पूगा घाटी आपको लद्दाख में पड़ेंगे। ठीक है, और जबकि नागरकोइल की बात करेंगे तो नागरकोइल बात करेंगे तो कहाँ पे पड़ेगा, तमिलनाडु में पड़ेगा। ठीक है, चलिए बताना है, भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है, लेकिन गुड़ एवं ठीक है खाद्य सारी के उत्पादन में इसका द्वितीय स्थान है। ठीक है, लौह उद्योग के लिए लौह अयस्क के कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात की बात 1:2:4 होता है। ठीक है, बताइए कौन सा सही है, सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, तो सत्य कथन की बात करेंगे तो दोनों में से कोई भी आपका सत्य कथन नहीं है। ठीक है, लोहा तथा इस्पात, ध्यान रखें यहाँ पे क्या उल्टा कर दिया, लौ अयस्क। ठीक है, लौ अयस्क कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात की बात करें कितना होगा, 4:1 होता है। कितना होता है, फोर, 4:2। ठीक है, फिर अनुपात 1। ठीक है, 4:2:1 होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर, ध्यान में रखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा वाला ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन क्यों गलत हो गया, पहला वाला ऑप्शन क्यों गलत हो गया, क्या रीजन है। चीनी में दूसरा स्थान है सर, गुड़ का चीनी में भुट्टा दूसरा है पहला। और खानेसरी में बिल्कुल ठीक है, प्रथम। चीनी में भारत का स्थान की बात करेंगे तो चीनी में भारत का स्थान कैसा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। चीनी में कैसा स्थान है, ध्यान में रखिएगा। चीनी में भारत का स्थान की बात करें दूसरा है। ठीक है, अब बात करते हैं, सर ये खाद्य सारी लेकिन गुड़ एवं ठीक है खांडसारी होता होगा, गुड़ जैसा ही कुछ होता होगा, नहीं पता है। ठीक है, बस ध्यान में रखिएगा, ये भी गन्ना का ही उत्पाद है। ठीक है, गुड़ और घाटसारी की बात करेंगे तो इसमें भारत का स्थान कैसा है, कैमा नंबर है, तो इसमें पहला नंबर है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, कितने पे है, फर्स्ट पे। ठीक है, चीनी में बात करें भारत का स्थान दूसरा है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, तो इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या हो जाए, लॉ एस क्या होगा, 4 के अनुपात में होगा। कोकिंग कोल की बात करेंगे 2 के अनुपात में होगा। और चूना पत्थर की बात करेंगे 1 के अनुपात में होगा। तो कोई भी कथन सही नहीं, दोनों को दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न देखिए, बताना है। ठीक है, क्रायोलाइट, क्रायोलाइट एक पिघली धातु है जो एल्युमिनियम उद्योग में ठीक है इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करना है भारत में उर्वरक, भारत में उर्वरक उद्योग में पोटास का पूर्णतः आयात किया जाता है। असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, तो कोई भी असत्य कथन नहीं, दोनों को दोनों मतलब क्या है, सत्य कथन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्रायोलाइट की बात करेंगे, पिघली धातु जो एल्युमिनियम उद्योग में ठीक है इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है। ठीक है, ध्यान में रखना है। जबकि बात करेंगे उर्वरक उद्योग में नाइट्रोजनी उर्वरक, ठीक है, जिसको यूरिया कहते हैं। ठीक है, क्या करता है, नाइट्रोजनी उर्वरक की बात करेंगे मुख्यतः यूरिया, फॉस्फेटिक उर्वरक डीएपी तथा अमोनिया फॉस्फेट और मिश्रित उर्वरक, जिनमें से 3 मुख्य पोषक तत्व उर्वरक होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन है, फॉस्फेट है, पोटास शामिल है, के उत्पाद क्षेत्रों के इर्द गिर्द केंद्रित होते हैं। तीसरा अर्थात पोटास पूर्णतः आयात किया जाता है। मतलब पोटास की बात करेंगे तो क्या होता है, पूर्णतः हम लोग क्या करते हैं, पोटास का क्या करते हैं, आयात करते हैं। मतलब बाहर से, मतलब क्या करते हैं, इसको मंगाते हैं, क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से या किसी भी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटास या पोटेशियम यौगिकों का भंडार नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, क्लियर। अब चलना है। ठीक है, राज्य राज्य राजमार्ग की व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व ठीक है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का होता है।
जिला मार्ग की व्यवस्था का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग का होता है। मतलब राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग का मतलब पीडब्ल्यूडी, जिसका मतलब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक है, तो बताना कौन सा सही है इसमें से। असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, असत्य कथन का चयन करना है। तो ध्यान में रखिएगा, इसका एक और दो दोनों कथन है। राज्य राजमार्ग की व्यवस्था का उल्टा हो निर्माण जाएगा। एनएचएआई पे नहीं होता है। ठीक है, नहीं, ध्यान में एनएच रखिए, किस पे नहीं होता है? पीडब्ल्यूडी एनएचएआई का पे नहीं होता है। होता है। ठीक है, नहीं नहीं, राज्य राजमार्ग का निर्माण एक मिनट, राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती है। राज्य का केंद्र शासित क्षेत्रों की इनकी व्यवस्था का निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक विभाग पीडब्ल्यू डी को दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखें, मतलब ये राज्य राजमार्ग की जिम्मेदारी किसकी होती है? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की होती है। ये भारत की अभी तक की सबसे प्राचीन संस्था है, जिसकी स्थापना ब्रिटिश काल में हुई थी। डलहौजी के शासनकाल से पीडब्ल्यूडी अभी तक चली आ रही है। ठीक है, सबसे प्राचीन संस्था जो कि अभी तक मतलब चली आ रही है। ठीक है, जिला मार्ग की व्यवस्था के दायित्व राज्य के सार्वजनिक विभाग को होता है, मतलब पीडब्ल्यूडी को होता है। ये बात सही है क्या? तो ये आपका गलत है। ठीक है, जिला परिषद। देखिए, इनका दायित्व जो होता है किनके ऊपर होता है? जिला परिषद के ऊपर होता है। ठीक है, मतलब जिला मार्ग की व्यवस्था का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग का नहीं होता है। किस पे होता है? जिला परिषद पे होता है। किस पे होता है? जिला परिषद पे होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलिए, दोनों के दोनों कथन क्या हो गए? गलत हो गए। ठीक है, अब चलते आगे। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को अहमदाबाद से जोड़ता है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1962 में हुई थी। तो गलत है। कब हुई थी? बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। ठीक है, ध्यान 60। में रखें, कब हुई थी? बीआरओ की स्थापना की बात की 1960 में हुई थी। ठीक है, उत्तर दक्षिण गलियारा की बात करेंगे। ठीक है, तो किसको किसको कनेक्ट करता है उत्तर दक्षिण गलियारा? ये सही है सर, श्रीनगर बताइए। को कन्याकुमारी से। श्रीनगर को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है। पूरा पश्चिम गलियारे के बाद सिलचर को अहमदाबाद से जोड़ता है। कि ये को गलत है कि सही है? पोरबंदर से। ठीक है, तो ये पोरबंदर से। गलत है, ध्यान में रखेगा। बहुत सुंदर। ठीक है, तो ध्यान में रखना, ये उत्तर दक्षिण गलियारे का श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। एकदम उत्तर क्षेत्र में बात करें, भारत का अंतिमतः उत्तर बिंदु की बात करेंगे, तो श्रीनगर में मिलेगा। उसको हम इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और दक्षिण की सबसे जो बिंदु जो है उसको हम लोग कन्याकुमारी या फिर इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं बहुत जगह पे। ठीक है, उन नाम से जानते हैं। तो क्या कर मतलब श्रीनगर को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है, इसको उत्तर दक्षिण गलियारा कहते हैं। ठीक है, पूर्व की बात करें, पूरा में सिलचर पड़ता है जो कि असम में है। ठीक है, उससे कनेक्ट करता है, अहमदाबाद को कनेक्ट नहीं करता है। किसको करता है? पोरबंदर को कनेक्ट करता है। ठीक है, किसे करता है ये कनेक्ट? तो ये मतलब किसे करता है? पोरबंदर को ये कनेक्ट करता है। ठीक है, आप इसे क्या रखें? ध्यान में रखें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसे। ठीक है, सर कन्याकुमारी के पास पिग्मेलियन पॉइंट है ना, और इंदिरा पॉइंट अंडमान के पास है ना। कन्याकुमारी पिग्मेलियन पॉइंट डूब गया ना 2004 के सुनामी में। क्या बोले? कन्याकुमारी के पास ये 2 पॉइंट है, एक तो ग्लास उसी को पॉइंट है बोला ना, जाता है ना। और एक है अंडमान के पास इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ऐसा तो 2 है। डूब गया। इंदिरा पॉइंट तो आपका डूब चुका है। ठीक है, देख लीजिए जो भी हो, लेकिन इंदिरा पॉइंट 2004 के सुनामी में इंदिरा पॉइंट का कहानी समाप्त है। ठीक है, तमिलनाडु के इंदिरा पास पॉइंट, पिग्मेलियन, क्या नाम है उसका, पिग्मेलियन इंदिरा पॉइंट है। पॉइंट पिग्मिलियन पॉइंट तो शायद एक ही को कहते हैं। ठीक है, इंदिरा पॉइंट पिग्मिलियन पॉइंट दोनों अलग एक अलग ही नहीं है। है। हाँ ठीक है, वो एक ही है। ठीक है, एक बार देख लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों एक ही है। ठीक है, इसका एक ही कथन सही है। कोच्चि पतन, कोच्चि पतन लैगून के मुहाने पे स्थित एक कृत्रिम पोताश्रय है। तूतीकोरिन पतन एक प्राकृतिक पोताश्रय है। बताइए क्या सही है? वो ठीक है, नेचुरल है। मैं कोचिंग पता ध्यान में, ये कोच्चि पता वाला जो है ये पतन की बात कृत्रिम नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक है। कैसा है ये? प्राकृतिक है। ठीक है, कैसा है? प्राकृतिक है ये। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, कैसा है ये? तो प्राकृतिक है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे यहाँ पे, ये तूतीकोरिन पतंग एक प्राकृतिक पोताश्रय है। तो बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखेगा। तूतीकोरिन की बात करेंगे तो ये भी क्या है? एक प्रकार का प्राकृतिक ही है। ठीक है, ध्यान में रखना। मतलब सत्य कथन कौन होंगे? तो 9 के 2 हो गए। ठीक है, अब कोच्चि पतन कैसा है? तो लैगून के मुहाने पे स्थित एक कृत्रिम नहीं है, कैसा? प्राकृतिक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और सामरिक दृष्टि से भी बात करेंगे तो तूतीकोरिन पतन जो है बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह पतन हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका, मालदीव तथा भारत के तटीय क्षेत्रों के भिन्न वस्तुओं व्यापार को मतलब क्या करता है? संचालित करता है। अब आते हैं, दामोदर नदी घाटी में तरसरी युग में कोयले के निक्षेप पाए जाते थे। ये बात सही है क्या? गोंडवाना कोयला क्षेत्र उत्तर है। पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। ठीक है, बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? दामोदर घाटी वाला ही हो हम्म जाएगा, गुंडावना हो जाएगा। ठीक है, दामोदर भाई, घाटी की बात करेंगे तो ध्यान में रखेंगे, दामोदर घाटी
ठीक है, कोयला के लिए जाना जाता था। ठीक है, इसलिए दामोदर नदी का टर्सरी युग में कोयले के निक्षेप पाए जाते थे। तो सत्य कथन की चयन करना था 10 को, दोनों में से कोई भी नहीं लिया। ठीक है, भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भिक युगों में शैल क्रम में पाया जाता है। एक गोंडवाना जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है, दूसरा टर्सरी निक्षेप, ठीक है, जो लगभग 55 लाख है वर्ष पुराने। गोंडवाना कोयले को धातु शोधन कोयला के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी राज्य में तो नहीं है गोंडवाना वाला, कहाँ पे मिलेगा आपको? वेस्ट बंगाल, और कहाँ पे मिलेगा? झारखंड में मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दामोदर नदी घाटी में तरसरी युग के कोयले के नीचे पाए जाते हैं, ये भी आपको गलत है, क्योंकि दामोदर घाटी में आपको तरसरी युग के नहीं देखने को मिलते हैं। तरसरी युग के आपको कहाँ पे दिखेगा? तो आपको उत्तर पूर्वी राज्य में दिखेगा। ठीक है, अगर कोयला की बात करेंगे, तरसरी युग का कोयला भारत में कहाँ पे पाया जाएगा? तो ये आपको मिलेगा मेघालय में, ठीक है, ठीक है, असम में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में आपको ये मिलेगा। ठीक है, ध्यान में रखना है, मतलब उत्तर पूर्वी राज्यों में मुख्य रूप से मिलेगा तरसरी युग के। ठीक है, और दामोदर घाटी में, दामोदर घाटी वाला जो क्षेत्र जो है, ठीक है, आपको कोयला के लिए जाना जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, में आपको मुख्यतः देखने को मिलता है, जो कि किस काल के है? ठीक है, गोंडवाना का है समय का। दामोदर नदी घाटी वाला कौन सा है? गोंडवाना समय का, न कि मतलब तरसरी युग का है। और गोंडवाना कोयला क्षेत्र आपको कहाँ पे मिलेगा? तो ये आपको वेस्ट उत्तर बंगाल झारखंड में मिलेगा। ठीक है, ध्यान में रखना, मतलब दोनों का दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया। भारत में किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले के भंडार मिले हैं? ठीक है, लिग्नाइट कोयला कहाँ पे मिलता है? दक्षिण भारत में मिलता है लिग्नाइट। ठीक है, नवेद दक्षिण भारत के कौन से? नवेली में मिलता है। ठीक है, मुख्यतः लिग्नाइट कोयला भारत के तमिलनाडु राज्य में आपको मिलेगा। ठीक है, एक ही जगह है, नवेली जो है तमिलनाडु में ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए मिलाना है। तापीय संयंत्र की बात करें, यहाँ पे संबंधित राज्य है। ठीक है, चलिए ध्रुवन कहाँ पे मिलेगा? ध्रुवन, ध्रुवरन की बात करें कहाँ पे है? तो ये आपका कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में ध्रुवन पड़ेगा। ठीक है, उरन की बात करेंगे, उरन कहाँ पे है? तो उरन आपको महाराष्ट्र में पड़ेगा। ठीक है, हरदुआगंज की बात करें, हरदुआगंज उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है मिलान नहीं करना है, आपको कितने सही है। ठीक है, सही कितने हैं? तो केवल 3 कथन आपका सही है, बाकी उरन किस में चला जाएगा? महाराष्ट्र में चला जाएगा। और ध्रुवन की बात करेंगे तो गुजरात में चला जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचा दे दिया है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर केवल 3 सही है, बाकी एक या दो कथन की बात करेंगे गलत है। ठीक है, फिर से रिपीट करना हो, ध्रुवन कहाँ पे बताइए? ध्रुवन ये क्षेत्र जो है तापीय संयंत्र कहाँ पे? ध्रुवन गुजरात गुजरात में पड़ता है। उरन की बात करें, उरन कहाँ पे पड़ता है? तो उरन आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, हरदुआगंज कहाँ पे पड़ता है? हरदुआगंज उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, आप सही जगह पे फिर से मिलान करना है, बताना है। भंडारा, भंडारा की बात करेंगे, क्या मैग्नीज के लिए जाना जाता है भंडारा? बिल्कुल, भंडारा की बात करेंगे तो आपको मैग्नीज के लिए जाना जाता है, ये सही है। बेवर की बात करेंगे तो क्या बॉक्साइट के लिए जाना जाता है? नहीं। बेवर की बात करेंगे तो अभ्रक के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? अभ्रक के लिए जाना जाता है। नेल्लौर की बात करेंगे तो क्या ये अभ्रक के लिए जाना जाता है? तो फिर ये गलती कर दिया। नेल्लौर की बात करेंगे तो नहीं, नेल्लौर ठीक है, नेल्लौर ठीक है। नेल्लौर की बात करेंगे तो क्या होता है? अभ्रक के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये कटनी की बात करेंगे तो क्या मैग्नीज के लिए जाना जाता है? नहीं। कैटनी की बात करेंगे किस लिए जाना बक्साइट के जाता है? लिए। तो कटनी आपकी बॉक्साइट के लिए, कटनी आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है ना, बॉक्साइट के लिए जगह जो है कटनी जो है आपको जाना जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है गलत मिलान चुने, तो कौन कौन सा गलत मिलान हो गया? 2 नंबर गलत मिलान है और 4 नंबर गलत मिलान है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो ऑप्शन नंबर सी, मतलब 2 एंड 4। ठीक है, अब आगे आते हैं। चलिए, प्रादेशिक भूगोल का विकास अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के द्वारा किया गया, सामान्य भूगोल का विकास कार्ल रिटर के द्वारा किया गया। ठीक है, बताइए कौन सा सही है? ठीक है, दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे गलत है। ठीक है, दोनों को दोनों की बात करेंगे गलत है, मतलब दोनों में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आप देखिए प्रादेशिक भूगोल के जनक कौन थे, ये प्रश्न बनना चाहिए। तो प्रादेशिक भूगोल की बात करेंगे, प्रादेशिक भूगोल का विकास हम्बोल्ट के समकालीन दूसरे भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर ने किया था। किसने किया था? प्रादेशिक भूगोल के, ये हम्बोल्ट नहीं होगा, क्या हो जाएगा? कार्ल रिटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्ल रिटर ने किया था, ध्यान में रखेंगे। कौन सा? तो प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, अब आते हैं सामान्य भूगोल का विकास किसके द्वारा किया गया? तो सामान्य विकास का बात करेंगे तो इसने किसने? हम्बोल्ट ने किया था। किसने किया था? सामान्य भूगोल का मतलब किसने किया था? हम्बोल्ट ने किया था। कॉपी निकाले हुए आप लोग सभी लोग? किसी का नहीं निकला होगा, झूठ क्यों बोल रहे हैं?
ऐसे याद नहीं होगा, ठीक है। कॉपी में लिखिए, प्रादेशिक भूगोल का जनक कार्ल डिटर, ठीक है। सामान्य भूगोल का जनक की बात करेंगे, सामान्य भूगोल विकास किसके समय में हुआ था? हम्बोल्ट के समय में, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या थे? तो भूगोल वेत्ता थे, ठीक है, जर्मन थे, ठीक है। हम्बोल्ट की बात करेंगे, जर्मन थे, ठीक है। चलिए अब चलते आगे। एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। भूकंप लेखी अधिकेंद्र से 145 डिग्री से परे स्केल एस तरंगों के पहुंचने को ही मतलब दर्ज करते हैं। बताना कौन सा सही है? तो ध्यान पहला रखना, सही। इनमें से बोला कौन सा पहला कथन की बात करेंगे, सही है, ठीक है। एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है, ठीक है। अब भूकंप लिखी, भूकंप केंद्र से 145 से परे, 145 डिग्री से परे केवल एस तरंगों की पहुंचने को ही दर्ज करते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। 145 से परे केवल एस नहीं होगा, क्या होगा? पी होगा। क्या हो जाएगा? कौन सा तरंग हो जाएगा? एस तरंग नहीं होगा, क्या होगा? पी तरंग होगा, ठीक है। बिल्कुल, क्योंकि एस तरंग का वो अभिलेख नहीं करता, कौन सा तरंग का करता है? तो पी तरंग का करता है, ठीक है। अब मैं इसका सोल्यूशन पढ़ दे रहा हूँ, सुनिएगा। देखिए, विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। ये देखा जाता है कि भूकंप लेखी, मतलब सिस्मोग्राफी जिसको कहते हैं, भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर P एवं S दोनों ही तरंगों का अभिलेखन करते हैं। भूकंप लेखी अधिकेंद्र से 145 डिग्री से परे केवल P तरंगों के पहुंचने को ही दर्ज करता है। यहाँ पे क्या दे दिया? S दे दिया, तो गलत हो जाएगा। और S तरंगों को अभिलेखित नहीं करता। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 और 145 के बीच का क्षेत्र, जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती है, दोनों प्रकार की तरंगों का छाया क्षेत्र है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, तो दोनों प्रकार के तरंगों का मतलब छाया क्षेत्र कहां से हो जाएगा? तो 145 डिग्री से लेके 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री के मध्य, ठीक है। समझ गया? चलिए आप चलेंगे, इसका कौन सही थे? केवल एक नंबर कथन सही है। अब पी तरंगों का छाया क्षेत्र एस तरंगों का छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत होता है। अधिक केंद्र से 105 से परे पूरे क्षेत्र में पी तरंगे नहीं पहुंचती। बताना कौन सही है? असत्य कथन कौन सा है? ठीक है, तो ध्यान में रखना, आपका दोनों को दोनों असत्य कथन है। क्यों है? तो ध्यान रखिए, 105 से परे पूरे क्षेत्र में एस तरंगे नहीं पहुंचती, ठीक है। ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पे तो पी तरंगे दे दिया है, तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे एस तरंग होगा। कौन सा तरंग होगा? एस तरंग होगा, ठीक है। ध्यान में रखना है। अब उसके बाद बात करेंगे, तो 105 से परे पूरे क्षेत्र में एस तरंगे नहीं पहुंचती। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों का छाया से अधिक विस्तृत है, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा कर दिया है, क्या होगा? या पी तरंगों का छाया क्षेत्र एस तरंगों के छाया से अधिक विस्तृत नहीं है, ठीक है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से क्या है? अधिक विस्तृत है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये सब आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कुछ ऐसा कुछ नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा सारे के सारे फैक्ट। आप इसका प्रिंट आउट निकलवाइए, वहां पे अंडरलाइन कीजिए, या फिर अपना कॉपी में नोट्स बनाते जाइए। एनसीईआरटी का है, और ये आपका कौन से क्लास का है? तो चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक, सॉरी, चैप्टर नंबर थर्ड, ठीक है, क्लास 11 का है, ठीक है। तो वहां पे भी आप खोल के भी किताब बैठेंगे तो वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। सील्ड ज्वालामुखी मुख्यतः ग्रेनाइट से निर्मित होती है। सील्ड ज्वालामुखी की ढाल काफी तीव्र होती है, ठीक है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी सील्ड ज्वालामुखी के सबसे अच्छे उदाहरण, बताइए कौन सही है? कितने नंबर क्वेश्चन, कितने सही है इसमें? उपर्युक्त में से कितने कथन असत्य है? ठीक है, तो दो कथन असत्य, मतलब इसमें से कोई एक, दो कथन असत्य है, ठीक है। केवल दो का मतलब ना, ये दो नंबर ऑप्शन नहीं, मतलब तीनों में से कोई भी दो कथन की बात करेंगे तो क्या है? गलत है। आप देखेंगे कौन सा कथन गलत है। तो पहला देखेंगे तो सील्ड ज्वालामुखी, ठीक है, सील्ड ज्वालामुखी बेसाल्ट प्रभाव को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में सील्ड शामिल है, ठीक है। ध्यान रखना है, ठीक है। तो सील्ड ज्वालामुखी मुख्यतः ग्रेनाइट से निर्मित है, ठीक है। मुख्यतः ये गलत है, ठीक है, क्योंकि इसमें बेसाल्ट प्रभाव को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में सील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण है। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं, जो, ठीक है, सॉरी, ये तो पहला तो सही है ना, बेसाल्ट नहीं, दिया है, गलत है। यहाँ पे क्या होगा? बेसाल्ट होगा ना। ग्रेनाइट की हम्म, जगह पे बेस। हम्म। क्या होगा? ग्रेनाइट की जगह पे क्या अंदर हो में जाएगा? बेसाल्ट होगा, अंदर में सर ठीक जो है। जम जाता है, जो सील्ड कहलाता है, वो तो ग्रेनाइट ही ग्रेनाइट होता है। अब बाहर जब मुख्यतः आता है धरातल पर तो बेसाल्ट हो जाता है। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं, जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं, ठीक है। तो ठंडा होने से बनता है तो बेसाल्ट लिखा हुआ, आप उल्टा याद कर लीजिए। अगर ठंडा होगा, बाहर आएगा तब ना ठंडा होगा, तो यहाँ पे बेसाल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो यह लावा उदागर के समय तरल होता है, इसका इन ज्वालामुखी का ढाल तीव्र नहीं होता, ठीक है। तो इसका काफी तीव्र, ये भी गलत है।
ध्यान रखना है। और ये भी आपका क्या लिया है, गलत लिया है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। मतलब कौन सा कथन है, तो पहला वाला कथन की बात करेंगे। पहला और दूसरा गलत है। पहला तीसरा सही है, सॉरी, मिस्टेक, केवल एक दो मिनट गलत है क्या सर? केवल दो इसका नंबर? लिया है केवल दो, मतलब केवल दो में कितने कथन असत्य है, तो दो कथन असत्य है, ठीक है, ये वाला आपका सही है, ठीक है, एक मिनट, ऐसा ऑप्शन दे देता है, पहला ये और गलत तीसरा है। सत्य है। पहला गलत है अकॉर्डिंग टू, ये तीसरा सही है आपका केवल, ठीक है, तीसरा वाला आपका सही है। चलिए सॉल्यूशन भी देख लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए आप चलते आगे देखेंगे, निम्न विशेषताओं किस स्थलाकृति का उदाहरण है। यह पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। ज्वालामुखियों में विस्फोट के दौरान विध्वंसक गर्त का निर्माण होता है। इसमें इन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार इनके पास ही स्थित होते हैं। बताइए कौन सा सही है, किस ज्वालामुखी के बारे में बात हो रही ज्वालामुखी है, किसके कुंड। बारे में, बिल्कुल ये किसके बारे में, ज्वालामुखी ज्वालामुखी कुंड। कुंड के बारे में बात हो रही है, ठीक है, फिर से पढ़ दे रहा हूं। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है, ठीक है। ज्वालामुखियों में विस्फोट के दौरान विध्वंसक गर्त का निर्माण होता है, ठीक है, इन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार के पास ही स्थित होते हैं, ठीक है। तो किसके बारे में बात हो रही है, तो ज्वालामुखी कुंड के बारे में बात हो रही है, ठीक है। आप चलते आगे, चले मिलाइए इसमें, उपरोक्त में से कौन सा युग्म सुमेलित है, ठीक है, सुमेलित पूछ रहा है। तो इसका आंसर लिया आपका सी, मतलब 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 सही है इसका। अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होता है, जिसको सील कहते हैं, सही है। ठीक है, लावा का दरारों में धरातल के लगभग संपूर्ण अवस्था में ठंडा होकर दीवार की भौतिक संरचना को डाइक कहा जाता है, ठीक है। और लावा का क्षैतिज दिशा में तस्तरी के रूप में जमाव की बात की फैकोलित नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, लैपो क्या बोलते हैं उसको, लैपोलिथ। क्या बोलते हैं, लैकोलिथ, हाँ फैकोलित कहते हैं ना उसको, फैकोलित नहीं, लावा का लैपोलिथ है क्षैतिज, लैकोलिथ होता है, सॉरी सॉरी, लैकोलिथ होता है, नहीं लैकोलिथ होता है। लाइपोलिथ कहते हैं उसको, फैकोलिथ नहीं कहते हैं, लैपोलिथ कहते हैं, लैपोलिथ। देखिए सब बहुत बेसिकली बात है, लेकिन ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बाकी ये दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है। टिलाइट विशाल चट्टानें हैं जो कि हिमालय निक्षेपण से निर्मित होती है, ठीक है, हिमानी निर्मित टिलाइट चट्टानें पुरातन जलवायु और महाद्वीपीय के विस्थापन के परिणाम, मतलब प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। बताइए सत्य कथन कौन सा है, ठीक है। दूसरा सत्य है और पहला गलत है। तो दूसरा डबल ऑप्शन की बात करेंगे, सही है। अवसादी हिमानी चट्टान निर्मित इलाइट। हिमानी निर्मित टिलाइट चट्टानें पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन के प्रमाण को प्रस्तुत करते, सही है। टिलाइट विशाल चट्टानें जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती है, तो गलत क्या है पहला वाला में, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, अवसादी बेसाल्ट की जगह पे अवसादी होता अवसादी है। हो जाएगा। कौन सा, टिलाइट किस प्रकार की चट्टानें हैं, तो अवसादी चट्टानें हैं, ठीक है, अवसादी। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो दूसरा सही, पहला गलत है। निम्न में से किसे सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त की थी। किसने ऐसा संभावना व्यक्त किया था, क्या अब्राहम नाम था उसका, बिल्कुल ठीक है, अब्राहम अम्ब्राहम अर्टेलियस। ऑर्टेलियम, क्या नाम है, अम्ब्राहम ऑर्टेलियम ने ये संभावना व्यक्त की थी। ये डच था, ठीक है, क्या था, डच, क्या था, डच मानचित्र, ठीक है, डच मानचित्रवेत्ता था, ध्यान में रखेंगे। इन्होंने ये अवधारणा को व्यक्त किया था, कब किया था, पंद्रह अब सौ वेगनर ने छियानवे में प्रमाणित किया कर था, ठीक दिया है, था ना ठीक महाद्वीपीय है। विस्थापन। महाद्वीपीय सिद्धांत को विग्नर ने प्रमाणित किया था, बिल्कुल ठीक है, महाद्वीपीय सिद्धांत किसने दिया था, विग्नर ने दिया था, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। इसको, ये जो सिद्धांत निम्न से किसने, यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के एक साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त की थी, अब्राहम ऑर्टेलियम ने, ठीक है। चलिए बताना है, वितलीय मैदान के संबंध में निम्न कथनों पर फिर से विचार करना है। यह विस्तृत मैदान महाद्वीपीय तटों एवं मध्य महासागरीय कटकों के बीच में पाए जाते हैं। यह वह क्षेत्र है जहां महाद्वीपों से बहाकर लाए गए अवसाद इनके तटों के पास निक्षेपित होते हैं। बताना कौन सा कथन सही है, तटों से दूर होते हैं, दूसरा गलत है। ठीक है, तो पहला वाला सही है, ठीक है। यह विस्तृत मैदान महाद्वीपीय तटों के मध्य महासागरीय कटकों के बीच में पाए जाते, स्टेटमेंट सही है, ठीक है। यह वह क्षेत्र है जहां महाद्वीपों से बहाकर लाए गए अवसाद इनके तटों के पास निक्षेपित होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, तटों के पास नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तटों से मतलब कहाँ पे होता है, दूर होता है, क्या होता है,
टोटो से मतलब क्या होता है, दूर होता है, ठीक है। इसलिए दूसरा कथन है गलत है, और पहला वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है, ठीक है। पता ना, निम्न में कथनों पर विचार करना है। यह एक विवर्तनिक प्लेट केवल महाद्वीपीय स्थल मंडलों से मिलकर बना है। स्थल मंडल में केवल पर्पट्टी को शामिल किया जाता है। यूरेशियन प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट भी कहा जाता है। बताइए कौन सा सही है, अस- पता ना, बताइए। निम्न में सत्य कथन स्थल असत्य कथन मंडल का चयन करना है, ठीक है, असत्य कथन का पहला चयन वाला करना जो है। है ना, तो आपका सही पहला कहा। प्लेट गलत में है, जल मंडल दूसरा गलत है, जल और रहे तीसरा सही है, ठीक है। क्यों गलत है, देखेंगे आप। एक विवर्तनिक प्लेट जिसे, ठीक है, एक विवर्तनिक प्लेट जो ठोस चट्टान एवं विशाल अनियमित आकार का खंड है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जो महाद्वीपीय में महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बना है, ठीक है। महाद्वीपीय केवल नहीं होगा, महाद्वीपीय प्लस, ठीक है, महासागरीय, कौन है, महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बना है, ठीक है। यहाँ पे महासागरीय को छोड़ दिया तो इसलिए गलत हो गया। स्थल मंडल में केवल प्लेट पर्पट्टी को शामिल किया जाता है। प्लेट जो तो है ये, ना सर, एक हम्म महाद्वीपीय महाद्वीपीय होता है, एक महाद्वीपीय महासागरीय होता है, और एक होता है हम्म महाद्वीपीय और महासागरीय जो भारत भारत वाला है। और जो अच्छा यूरेशियन वाला ठीक जो है। है प्योर महाद्वीपीय है। और जो आपका ये पड़ेगा प्रशांत वाला, ये प्योर महासागरीय प्लेट है, ओशन ओशन। बिल्कुल, ये बताइए इसमें क्या गलती है। स्थल मंडल में केवल भूपट्टी को शामिल किया जाता है, तो ये गलत है, ठीक है। इसमें किसको किसको शामिल करता है स्थल मंडल में, परपट्टी, स्थल मंडल में परपट्टी में ऊपरी मेंटल को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। परपट्टी प्लस क्या होता है, सही है। ऊपरी मेंटल को भी इसमें शामिल करते हैं, ठीक है। तो ये गलत हो गया। यूरेशियन प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट भी कहा जाता है, तो ये सही है, ठीक है। असत्य कथन चुनना है ना, तो आपको एक और दो स्टेटमेंट गलत है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। जब तक घर से आप लोग नहीं बना के लाएंगे तब तक ये दिक्कत होगी समझने में, इसलिए मैं एक दिन पहले दे देता हूँ। चैप्टर का नाम लिखा रहता, सब कुछ रहता, लेकिन आप लोगों को लगता है कि क्लास में डिस्कशन करेंगे उसमें हमको याद हो जाएगा। तो इस भ्रम से जितना जल्दी वापस आ जाएगा उतना जल्दी सफलता मिलेगी, ठीक है। तो इस भ्रम से निकल जाइए सभी लोग। घर से एक बार, दो बार, तीन बार बनाइए। ज्यादा दिक्कत होता है एक दिन में 50 क्वेश्चन ही बनाइए, ठीक है। 2 दिन का समय लीजिए अच्छे से सेट बनाने के लिए, फिर डिस्कशन में बैठिए, तब मजा आएगा, ठीक है। ऐसे कहानी सुनने से कुछ नहीं होने वाला है, वो तो मैं करवा ही दूंगा, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नचगा प्लेट, ठीक है, नचगा प्लेट उत्तर अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। फिलीपीन प्लेट ये एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है। कैरोलिन प्लेट ये फिलिपियन एवं इंडियन प्लेट के बीच में स्थित है। बताइए कौन सही है, दो ठीक और है, तीन तो सही है। बताना है, ठीक नचका है, तो प्लेट दो सही है, दक्षिण ठीक है। अमेरिका में है। बिल्कुल ये कहाँ पे पड़ेगा, ये साउथ अमेरिका है ना, दक्षिण अमेरिका, हाँ साउथ साउथ अमेरिका और प्रशांत महासागर। अमेरिका, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बात करेंगे ये फिलिपीनी प्लेट के, एशिया महाद्वीपीय और प्रशांत महासागरीय प्लेटों के बीच में है, ठीक है। ये कैरोलिन प्लेट की बात करेंगे, फिलिपियन एवं इंडियन प्लेट के बीच में है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो दो तीन आपका की बात करेंगे सही। ऊपर वाला में गलती क्या है, तो ऊपर वाला नजका प्लेट, ठीक है, क्या नाम है इसका, नजका प्लेट, ये नजुका। साउथ अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे प्लेट होते हैं, कोकोस प्लेट होते हैं, नचगा प्लेट होते हैं, ठीक है, जो कि दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में दिखेगा। अरेबियन प्लेट है, ध्यान रखेंगे। फिलिपियन प्लेट है, कैरोलिन प्लेट है, फ्यूजी प्लेट है, बहुत सारा प्लेट है, ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। अब सारी सीमा पर नई परपट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। रूपांतरण सीमा पर नई परपट्टी का निर्माण और नई परपट्टी का विनाश दोनों होता है, ठीक है। मध्य अटलांटिक कटक अब सारी सीमा का उदाहरण है। बताना उपयुक्त में से कितने कथन असत्य हैं, गलत कितने कथन है, ठीक है। तो दो कथन इसमें से गलत है, दो ठीक है, गलत है। दो गलत है, ठीक है। कौन कौन गलत है, अब सारी सीमा पर नई दो और परपट्टी का तीन, निर्माण होता है, गलत है क्या ये, नहीं वो सही है। ठीक है, ये सही है, ठीक है, ध्यान रखें। आप सारी सीमा पर नई प्रॉपर्टी का सारी निर्माण जगह होता है, सही ये है। सही है, ठीक है। रूपांतरण सीमा पर नई प्रॉपर्टी का निर्माण और नई प्रॉपर्टी का विनाश दोनों होता है, तो गलत है। रूपांतरण दोनों सीमा नहीं पे होता है। जहां न तो प्रॉपर्टी का निर्माण होता है न ही प्रॉपर्टी का विनाश होता है, दोनों में से किसी प्रकार का रूपांतरण सीमा पे काम नहीं होता है, ठीक है। मध्य अटलांटिक कटक अभी सारी सीमा का उदाहरण है, ये गलत है कि सही है, अब सारी सीमा गलत का है। उदाहरण है। किसका है अब ये, सही होगा। अब क्या हो जाएगा सारी यहाँ का, पे, अब सारी। अपसारी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्यान रखें, अपसारी का है, किसका है,
ठीक है, किसका? अपसारी का। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। 2 स्टेटमेंट गलत है, 2 नंबर 3 नंबर। निम्न कथनों पर फिर से विचार करें। अपक्षय एक, ठीक है, अपक्षय एक स्वस्थानीय प्रक्रिया है। जल योजन भौतिक अपक्षय प्रक्रिया का उदाहरण बताना कौन सा है? केवल एक। देखिएगा, रासायनिक अपक्षय में पदार्थों का बहुत थोड़ा अथवा नगण्य संचलन भी होता है, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो अपक्षय एक स्वस्थानो प्रक्रिया की बात करेंगे तो गलत लिया है, ठीक है, क्योंकि अपक्षय में पदार्थों का बहुत थोड़ा अथवा नगण्य संचलन होता है। यह एक स्वस्थानो तथा तदनश प्रक्रिया है, ठीक है, मतलब इन सीटू और ऑन साइट, ठीक है, दोनों में आता है, ठीक है, किसमें आता है? तो ये स्वस्थानों के अलावा क्या आता है? स्वस्थानो या, ठीक है, स्वस्थानो या क्या कौन सा होता है? इसको बोलते हैं तटस्थ, तटस्थ। तटस्थन। मतलब इसको क्या बोलते हैं? इन सीटू ऑन साइट कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ऑन साइट। और यहाँ पे स्वस्थाने का मतलब क्या होता है? इन सूट, इन सीटू, SITU, ठीक है, ध्यान रखना। जल योजन भौतिक अपक्षय की प्रक्रिया का उदाहरण है, तो ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे है रासायनिक जल योजन रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया रासायनिक है। क्या हो जाएगा? रासायनिक रासायनिक हो जाएगा। क्या हो रासायनिक जाएगा? प्रक्रिया। रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगा। इन ध्यान में सीटू रखना है, मतलब ठीक है। गतिशील नहीं होता है ना सर, एक ही जगह पे होता है अपक्षय। एक ही जगह पे होता है, उसको फिक्स होता है इंस्टीट्यूट, ठीक है। ऑन साइट जो होता है वो मतलब क्या होता है? चलते रहता है। चलिए, आप चलेंगे, देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। निम्न में से किस हिमनद मरुस्थल का विकास हिमनद दायरों में भारी चट्टान और मलबों के भरने एवं उनके बर्फ के नीचे रहने के कारण होता है? क्या बोलते हैं उसको? तो उसको ड्रमलिन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? तो उसको ड्रमलिन कहा जाता है, ठीक है। निम्न में से किस हिमनद मरुस्थल का विकास हिमनद दायरों में भारी चट्टानी मलबे के भरने एवं उसके बर्फ के नीचे रहने के कारण, तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रमलिन कहते हैं, ठीक है। चलिए, 28 नंबर। अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। सर्क गहरे, लंबे एवं चौड़े गर्त है जिनकी दीवार मंड ढाल वाली, सीधा एवं अवतल होती है। बताना इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला सही है। ठीक है, पहला सही है, ठीक है, मतलब अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं, ठीक है। सर्क गहरे, लंबे एवं चौड़े गर्त है जिनकी दीवार मंड ढाल वाली, सीधी एवं अवतल होती है। इसमें गलत क्या है? मंद नहीं, तीव्र ढाल तीव्र वाली है। होता है, ठीक है। कौन सी होती है? मंड ढाल नहीं होती। कौन सी ढाल होती है? तो तीव्र होती है। क्या होती है? कैसी होती है? तो तीव्र ढाल होती है। बाकी सही है, ठीक है। अवतल। सर्क गहरे, लंबे में चौड़े गर्त है जिनकी दीवार मतलब कैसी होती है? तीव्र ढाल वाली होती है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो दूसरा गलत है। कार्स्ट, ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, मेरा सब्जेक्ट मुख्यतः हिस्ट्री, पॉलिटी, IR, करंट अफेयर सब है, ज्योग्राफी को छोड़ के और साइंस को छोड़ के, ठीक है। तो मैं बहुत अच्छे तरीके से इन सारे चीज़ों को, होता है ना, जैसे हिस्ट्री में समझाता हूँ, मैं पॉलिटी में समझाता हूँ, तो उतना बहुत अच्छे IR में समझाता हूँ, उतना बहुत डीपली मुझे इस सब की जानकारी नहीं है। ज्योग्राफी BPSC में आपका प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, ठीक है। बिहार अगर आप पढ़ लेते हैं, अब भारत के थोड़ा मानसून वगैरह इस वजह से प्रश्न पूछता है, उस पर कमांड है तो आपका निकल जाता है। लेकिन इंफेरिया के सेट के साथ इसमें दिक्कत क्या है ना, आपको प्रॉपर आपको NCERT आपको कवर करवाया जा रहा है, जिसमें से आप देखेंगे सारा का सारा NCERT में कुछ भी है उस सबको कवर किया है। अब यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री BPSC में नहीं पूछा जाता, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री को भी NCERT में डाल दिया है, ठीक है। लेकिन अब इंटरव्यू कर रहे हैं तो इसको स्किप नहीं कर सकते, इसलिए पढ़ रहा है। लेकिन ये सारे इतनी चीज़ों को आप देख रहे थे, सब कुछ इतना जरूरी हमारे लिए नहीं है। लेकिन अगर हम NCERT कर रहे हैं तो प्रॉपर एक बार हम लोग इसको कर जाते हैं, ठीक है। किताब पढ़ने का वक्त नहीं भी रहेगा, फिर भी अगर 3 से 4 बार अगर हम सेट कर लेंगे तो चीज़ें हमारी ठीक हो जाएगी, ठीक है। और रही बार BPSC में नहीं भी आएगा तो अन्य एग्जाम में तो काम आने ही वाला है, ठीक है। तो चलिए देखेंगे 29 नंबर प्रश्न। काष्ठ स्थलाकृतियों का निर्माण हिमनद के द्वारा होता है, ठीक है। एस्कर, ड्रमलिन एवं हॉर्न हिमनद के द्वारा निक्षेपित स्थल रूप के प्रकार है। बताइए कौन सा असत्य कथन है? असत्य कथन का चयन करना है। तो ध्यान में रखें, असत्य कथन में, ठीक है, दोनों को दोनों असत्य कथन लिया है। तो काष्ठ स्थलाकृतियों का निर्माण हिमनद के द्वारा होता है। बताइए सही है कि गलत है? गलत है। ठीक नदी है, ऊपर किसके से द्वारा होता है? नदी या पानी जाता है ना। तो ध्यान में, हिमनद के द्वारा नहीं होता, ठीक है। किसके द्वारा होता है? हिमनद के द्वारा नहीं होता, तो किसके द्वारा होता है? काष्ठ नदी जल स्थलाकृतियों का निर्माण नदी के द्वारा होता है। नदी जो मतलब एक मिनट यूगोस्लाविया देख जो लेता घाटी हूँ। जो बना है ना सर, वो हम्म काष्ठ उस नदी गई है, नदी अंध घाटी में विलीन हो गई है जाके, नदी उसके अंदर, और पूरा हम्म आकृति बना है चूना पत्थर वाला सब, स्टेगमाइट बोलते हैं उसको।
ठीक है, लंबी लंबी चलो पिलर। बताना। एस्कर, ड्रवलिन एवं हॉर्न हिमनद द्वारा निक्षेपित स्थल रूप के प्रकार है, बताइए सही क्या? हाँ ये ठीक है। ठीक कैसे? दोनों गलत ले रहा है, ठीक है। हिमनद का ही तो है ये। अब निक्षेपित नहीं होगा, अपर्दित होगा, यहाँ ये ठीक है, गलत है सर। एस्कर, ड्रमलिन एवं हॉर्न हिमनद द्वारा निक्षेपित स्थल रूप के, निक्षेपित नहीं ठीक है, है, प्रकार। निक्षेपित नहीं होगा तो क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा यहाँ पे? अपर्दित। अपर्दित। अपर्दित है, अपर्दन ठीक है, ये गलत है। बोला कितना बेसिक बेसिक गलती है। बढ़िया से नहीं पढ़ा हुआ रहेगा सर तो पकड़ा ठीक नहीं। है, हाँ। चलना बताना है। एस्ट्रिग्लेमाइट, एस्ट्रिग्लेमाइट विभिन्न मोटाइयों के लटकते हुए हिमस्तंभ जैसे होते हैं जो कंदराओं की छत से लगे होते हैं, ठीक है। एस्ट्रिग्लाइट हाँ कंदराओं की छत से धरातल पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल बनते हैं, बताना कौन सा है? दोनों ठीक है, गलत है। सत्य कथन का दोनों चयन करें। गलत है, दोनों को दोनों कथन दोनों गलत है, गलत ठीक है। है। दोनों को दोनों कथन की बात करेंगे, सुनिए इसका सॉल्यूशन सुनिए। स्टेकलाइट, ठीक है, क्या? जी सर बताइए। हाँ, स्टेकलाइट की बात करेंगे, ठीक है। स्टेकलाइट विभिन्न मोटाइयों के लटकते हुए हिम स्तंभ जैसे होते हैं जो कंदराओं की छत से लगे होते हैं, गलत लिया। इसका सही क्या है? स्टेकलाइट विभिन्न मोटाइयों के लटकते हुए हिम स्तंभ जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? हिम स्तंभ जैसे होते हैं, ठीक है। प्राय आधार ये कंदरा की छत के पास मोटे होते हैं, अतः एक छोर पे पतले हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जो हम्म, कंदराओं की छत से लगे होते हैं, इसको गलत ले लिया, ठीक है। और जो मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, प्राय आधार ये कंदरा की छत के पास मोटे होते हैं जो अंत के छोर पे पतले हो जाते हैं। ये अनेक आकारों में दिखाई देते हैं, ठीक है। स्ट्रेगलोमाइट कंदराओं के फर्श के ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गलत दिया हुआ, छत से लगे होते हैं ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ये फर्श के ऊपर क्यों, मतलब फर्श से लगा होता है। अब फर्श से मतलब क्या जाता है? छत की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। ये अनेक आकारों में दिखाई देते हैं। स्टिग्लोमाइट कंदराओं के फर्श से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। वास्तव में स्टिग्लोमाइट कंदराओं की छत के धरातल पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से बनते हैं, मतलब धरातल पे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है, स्टिग्लाइट कंदराओं की छत से धरातल पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से बनते हैं। ये तो सही लिया था, इसका मतलब ये ऑप्शन अगर उल्टा अकॉर्डिंग टू अगर उल्टा सोल्यूशन कर देखें। दिया है। एक धरातल से नहीं लगता सर है उल्टा ऊपर है। वाला, ठीक है, वो स्टेगमाइट है लटकता जो नहीं है है। अच्छा ऊपर अच्छा से अच्छा, ये मतलब स्टेकलाइट होगा, ये स्टेगलोमाइट होगा, नहीं मतलब ये जी गलती जी है, हाँ ठीक है। मतलब ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, यही है ना? हाँ। जी सर। ठीक और है, ये तो जो दोनों को दोनों काष्ठ स्टेटमेंट की बात स्थलाकृति जो करेंगे। है ना, गलत हो गया, हाँ। काष्ठ स्थलाकृति में यही बनता है जो ऊपर वाले हम पढ़े ना स्टेटमेंट। हाँ, तो ये दोनों के दोनों इधर गलत हो गया आपको, ठीक है। चलिए, आप देखिए एवरेस्ट चोटी हॉर्न का उदाहरण है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और लिंक आप में से किसने शेयर किया है? विदाउट परमिशन का लिंक आपको ज्वाइन करने के लिए दिया जाता है। अगर कोई भी लिंक शेयर करेंगे तो जो बाद में आएंगे, ठीक है, विदाउट परमिशन, वो तो ब्लॉक होंगे। जिन्होंने लिंक शेयर किया है वो भी ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। तो दैट्स नॉट सही चीज नहीं है, ठीक है। मिथिला की धरती से प्रणाम फेंक रहे हैं जनाब। एक मिनट, प्रणाम प्रणाम। ठीक है, जिसने भी लिंक शेयर किया है मैं उनसे बाद में बात करता हूँ क्लास के बाद, ठीक है। चलिए, निम्न कथनों पर विचार करें। एवरेस्ट चोटी हॉर्न का उदाहरण है। बहुत गहरी हिमनद गर्ते जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तट रेखा पे होते उन्हें फ्योर्ड कहते हैं, बताना है कौन सा कथन इसमें से असत्य है, बताइए। असत्य कथन का पूछ रहा है, ठीक है। एवरेस्ट चोटी हॉर्न का उदाहरण क्या, ये सही है क्या? जी सर। बहुत सही है। ठीक है। ठीक है। बहुत गहरी हिमनद गर्त जिन्हें समुद्री जल भर जाता है तथा जो दोनों समुद्री सही। तट रेखा पे होते हैं उन्हें फ्योर्ड कहते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। ये पूछा हुआ फ्योर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखिए। बहुत गहरी हिमनद गर्ते जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तट रेखा पे होती है उन्हें फ्योर्ड कहते हैं, ये सही है, ठीक है। एवरेस्ट चोटी हॉर्न का उदाहरण है, ठीक है, ध्यान में रखना है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ध्यान में रखना है, असत्य कथन चुनना है तो कोई भी नहीं है, दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आप चलते आगे देखेंगे कौन सा प्रश्न है, ठीक है।
मोलेसिन बेसिन कहा जाता है, मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। किसे कहते हैं मोलेसिस मिजोरम। बेसिन? मिजोरम। ठीक है, तो मिजोरम को मतलब क्या करते हैं, मोलेसिस बेसिन के नाम से किसे जानते हैं, तो मिजोरम के जानते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। फिर से निम्न कथनों पर विचार करें। विश्व के महासागरीय भागों की अपेक्षा स्थलीय भागों के ऊपर वर्षा अधिक होती है। ठीक है, विषुवत में 35 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पूर्वी तटों पे बहुत अधिक वर्षा होती है। ठीक है, बताना कौन सा कथन सही है, असत्य कथन का चयन करना है। पहला तो गलत विश्व है। के महासागरीय भागों की अपेक्षा स्थलीय भागों के ऊपर वर्षा क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो ये गलत की बात करेंगे तो ये आपका गलत है। ठीक है, विषुवत से 35 से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के बाद पूर्वी तटों पर वर्षा अधिक होती है। तो ये वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, आपका क्या है, सही है। इसमें सही। असत्य कथन का चयन करना है ना, तो असत्य कथन पहला। तो गलत क्यों हो गया, विश्व के महासागरीय भागों की अपेक्षा स्थलीय भागों के ऊपर वर्षा अधिक होती है, तो गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि सामान्यतः तौर पे जब हम विषुवत से उत्तर ध्रुव की तरफ जाते हैं तो वर्षा की मात्रा धीरे धीरे मतलब क्या होती है, घटते जाती है। ठीक है, ध्यान रखिए। अब विश्व के तटीय क्षेत्रों में महाद्वीपीय के भीतरी भागों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, चलिए, तो तटीय क्षेत्र में ज्यादा वर्षा होगा कंपेयर टू अगर स्थलीय भागों की बात करेंगे तो। चलिए अब देखेंगे, तो इसका कथन नंबर 1 गलत है, बाकी दूसरा सही है। ठीक है, ओस के बनने के लिए ओसांक जमाव बिंदु नीचे होना चाहिए। ठीक है, ओस बनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था है साफ आकाश, शांत हवा, उच्च उच्च सापेक्ष आर्द्रता तथा ठंडी एवं लंबी रातें हैं। ठीक है, बताना कौन सही है। दूसरा सही है। बिल्कुल दूसरा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दूसरा आपका क्या है, सही है। ठीक है, ओस बनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था है साफ आकाश होना चाहिए। मतलब ओस तभी बनेगा जब आकाश कैसा होना चाहिए, साफ होना चाहिए। हवा क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। उच्च सापेक्ष आर्द्रता में ठंडी एवं लंबी रातें होनी चाहिए। ठीक है, ओस बनने के लिए ओसांक जमाव बिंदु के नीचे होना चाहिए। कथन की बात करेंगे, गलत है। ठीक है, जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा के संघनन केंद्रों पर संघनित न होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास तथा ठीक है पौधे की पत्तियों की भौती ठीक है सतहों पर पानी की बूंद के रूप में जमा हो जाती थी, ओस के नाम से जाना था। इसके बनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था है ठीक है साफ आकाश, शांत हवा, उच्च सापेक्ष आर्द्रता एवं ठंडी एवं लंबी रातें। ओस बनने के लिए आवश्यक है कि ओसांक जमाव बिंदु से मतलब ऊपर हो। ठीक है, नीचे नहीं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ऊपर नीचे होनी होगा चाहिए। तो कितनी बर्फ होनी बन चाहिए, जाएगा। अगर नीचे अगर रहेगा तो क्या क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा, फिर क्या ही ओस बनेगा। ठीक है, चलिए ओस को शबनम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे, निम्न कथनों पे विचार करना है। कपासी मेघ हमेशा सफेद रंग के होते हैं। ठीक है, कपासी मेघ की बात करेंगे तो क्या होते हैं, हमेशा मतलब क्या होते हैं, सफेद रंग के होते हैं। ठीक है, कपासी मेघों का निर्माण 8,000 से ठीक है कपासी मेघों का निर्माण 8,000 से 12,000 की मीटर की ऊंचाई पर होता है। ठीक है, वर्षा मेघ मोटे जलवाष्प की आकृति विहीन सहनती होती है। पछाव कपासी एवं ठीक है कपासी वर्षा मेघ ऊंचे बादल के उदाहरण है। ठीक है, बताना कौन सा सही है। ठीक है, सत्य कथन का चयन करें। कौन सा कथन की बात करेंगे, सत्य है। ठीक है, तो बात करेंगे एक और 2 और 3 की बात 4 करेंगे, सही है। ठीक है, गलत 2 है। 3 आपका सही है। ठीक है, मतलब 2 3 सही, मतलब पछाव एक मेघों और का निर्माण 4 8,000 गलत। से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर होता है, सही है। वर्षा वर्षा मेघ मोटे जल वाष्प की आकृति विहीन संयुक्त होती है, ये भी सही है। कपासी मेघ हमेशा सफेद रंग का होता है, गलत है। ठीक है, पछाव कपासी एवं कपासी वर्षा मेघ ऊंचे बादल के उदाहरण है, ये भी गलत है। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पे देखते हैं पछाव मेघ के बारे में। पछाव मेघों का निर्माण 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पे होता है, जो कि सही था। ठीक है, कपासी मेघ रुई समान दिखते हैं। कैसे दिखते हैं कपासी मेघ, रुई समान दिखती है। प्राय 4,000 से 7,000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये छितरे तथा इधर उधर बिखरे देखे जाते हैं। ये चपटे आधार वाले होते हैं। ठीक है, तो हमेशा सफेद रंग के नहीं होते। ठीक है, कैसे होते हैं, रुई के समान तो देखते हैं लेकिन हमेशा सफेद नहीं होते। ठीक है, कपासी मेघ। अब आते हैं, हाँ हो गया। एक अष्टदी मेघ भी होता है, एक वर्षा मेघ भी होता है। वर्षा मेघ भी दिया है ना। वर्षा मेघ काले तथा गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। ये मध्य अस्त्र तथा पृथ्वी के सतह पे काफी नजदीक बनते हैं। ये सूर्य की किरणों के लिए बहुत अपारदर्शी होते हैं। कभी कभी बादल इतनी कम ऊंचाई पर होते हैं कि ये सतह को छूते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वर्षा मेघ कहते हैं। ठीक है, देखिए बादल चलते रहता है, नहीं लगते रहता सब बारिश मतलब होगी, उसको वर्षा मेघ। तो 2 3 आपका सही, बाकी 1 और 4 की बात करेंगे, गलत है। पछाव कपासी एवं कपासी वर्षा मेघ ऊंचे बादल के उदाहरण है, नहीं। क्या होता है इसमें, बादल कैसा होता है, नीचे होता है। ठीक है, नीचे, चलिए इसी से तो बताना है। वर्षा होता है।
हाँ, उसी से बरसात है, मिलाइए इसको, ये प्रश्न बीपीएससी के हिसाब से सही है। ठीक है, इसमें से बोल रहा है कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न कथनों पे आपको विचार करना। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का मतलब किस कैटेगरी में रखा गया है? डब्ल्यू CWG CWG है और AW है। ठीक है, और AW है उत्तरी और सी दक्षिणी डब्ल्यू बिहार का। जी, जी ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पे कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न कथनों पे आपको विचार करना है। ठीक है, बोल रहा है उपयुक्त में से कितने सुमेलित हैं? ठीक है, तो केवल एक सुमेलित है। ठीक है, मतलब कौन सा सुमेलित है देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क वन। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र को, ठीक है, इन लोगों ने किसमें रखा है? AF एएफ में रखा है। ठीक है, नहीं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र, उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क को इन लोगों ने रखा है उष्णकटिबंधीय AW आर्द्र, एडब्ल्यू में है। किसमें आएगा ये? एडब्ल्यू में आएगा। किसमें आएगा? सॉरी, एडब्ल्यू में आएगा। किसमें आएगा ये? AW रहेगा। ये याद कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, किसमें आएगा? तो एडब्ल्यू में आएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब भूमध्य सागरीय को किसमें रखेंगे? भूमध्य सागरीय को ये सही है, ये CSA सीएसए में। ठीक है, भूमध्य सागरीय को सीएसए में सही रखा है। ठीक है, ध्रुव हिम टोपी को किसमें रखा है? ध्रुव हिम टोपी को ईएफ में रखा है। किसमें रखा है? एक गलत हो गया, ये गलत हो। ध्रुव हिम टोपी को किसमें रखा है? ईएफ में रखा है। क्या रखा है? ईएफ में रखा है। ठीक है, अब आते उष्ण कटिबंधीय स्टेपी को किसमें रखा है? BSH बीएसएच में रखा है। किसमें रखा है? तो ये भी गलत हो गया, बीएसएच में रखा है। ठीक है, आप याद कर सकते हैं तो इसको बिल्कुल याद कीजिए। कभी कभी तो पूछेगा इसका लक्षण क्या है। ठीक है, तो लक्षण भी दिया हुआ है। ठीक है, अब बहुत अच्छे से मतलब बताया हुआ है, आप लोग इसको देख भी सकते हैं। ठीक है, काफी बढ़िया से यहाँ पे दिया हुआ है। ग्रुप में स्क्रीनशॉट लेके कोई डाल दीजिए। ठीक है, चलिए। सर उसी को शॉर्ट में ये AW EF ये जो भी लिखते हैं ना, उसी को शॉर्ट में लिखते हैं जो उसका लक्षण है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ठीक है, ये पूरा इलाका हो गया ना जहाँ पे उष्ण कटिबंधीय पाया जाता है। उसके बाद क्षेत्र को बांटेंगे, एक क्षेत्र में कौन कौन सा राज्य आएगा। निम्न व्यवस्था किस प्रकार की जलवायु की है? आर्द्र ऋतु छोटी तथा शुष्क ऋतु भीषण एवं लंबी होती है। तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है। पनपाती वन और पेड़ों से ढकी घास भूमियां पाई जाती है। बताना कौन सा सही है, AW किसकी है? ठीक है, अब ये बताएं, किसकी है? तो ध्यान रखें, एडब्ल्यू का है। किसका है? एडब्ल्यू का है। ठीक है, क्या होता है? एडब्ल्यू का है। ठीक है, आर्द्र ऋतु छोटी एवं शुष्क ऋतु भीषण एवं लंबी होती है। ठीक है, तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है और अधिक रहता है। पनपाती वन तथा पेड़ों से ढकी घास भूमियां पाई जाती है। कहाँ पे होता है? एडब्ल्यू में। ठीक है, प्लेट्यू स्टेशन पर किस प्रकार की ज्वालामुखी पाई जाती है? प्लेट्यू स्टेशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेट्यू स्टेशन पे किस प्रकार की ज्वालामुखी पाई जाती है? ईएफ पाई जाती है। क्या बोलते हैं उसको? ईएफ। क्या पाई जाती है? ईएफ। ठीक है, ध्यान में रखना। हिमटोप, हिमटोप ज्वालामुखी या फिर ईएफ जिसको कहते हैं, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के आंतरिक भागों में पाई जाती है। गर्मियों में भी तापमान हिमांक से नीचे रहता है और गर्मी के दिनों में भी टेम्परेचर काफी नीचे रहता है। इस क्षेत्र में वर्षा थोड़ी मात्रा में होती है। तुषार एवं हिम एकत्रित होती रहती है जिनका बढ़ता हुआ दबाव हिम परतों पर विकित कर देता है। हिम परतों के ये टुकड़े आर्कटिक एवं अंटार्कटिका जल से खिसक कर प्लावी हिमशैली के रूप में तैरने लगते हैं। अंटार्कटिका में 79 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर प्लेट्यू स्टेशन पर भी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो ये प्लेट्यू स्टेशन कहाँ पे है? तो ध्यान रखें, अंटार्कटिका में है। कहाँ पे है ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो कहाँ पे है? अंटार्कटिक, अंटार्कटिक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं पढ़िए 39 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्न कथनों पर विचार करें। मध्यमंडल में पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन को ओजोन में बदल देती है। दूसरा कह रहा है वन और महासागर कार्बन डाइऑक्साइड के कुंड होते हैं। तीसरा है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन कम करने से है। पूछ रहा है कौन कितने कथन असत्य हैं? तो कितने हैं? केवल एक है सर। वो समताप मंडल तो होगा। बताना है केवल एक पहला कथन है। है। कितने हैं? तो केवल एक ही है। ठीक है, देखेंगे हम। पहला, मध्य मंडल में पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन और ओजोन में बदल। तो भाई साहब, पराबैंगनी किरणें तो आपको समताप में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो पहला ही गलत हो जाएगा। ओजोन मंडल दूसरे समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, ओजोन प्लेन लेयर किस मंडल में उठती है? पेजन, प्लेन किस मंडल में उठती है? यही समताप। समताप है। समताप में। ठीक है, वन और महासागर कार्बन डाइऑक्साइड के कुंड होते हैं। ठीक है, तो ये सही है क्या? वन और महासागर कार्बन डाइऑक्साइड के कुंड होते हैं। सही है क्या? ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध की बात। क्योटो प्रोटोकॉल हुई कब थी?
कब हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल? वो मैं 97 97 बिल्कुल, क्योटो प्रोटोकॉल 1997। लेकिन एक और भी प्रभावी कब से हुआ क्योटो प्रोटोकॉल? 2005 से 2001 है। नहीं, 5। ठीक है, 97 में क्या हुआ था, घोषणा हुआ था। प्रभावित कब हुआ था? 2005 में हुआ था। ठीक है, अब किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित है। तो ये तो आपका सही हो गया, ये भी आपका सही हो गया। मतलब इसी में आया था ना कितने कथन कार्बन असत्य ट्रेडिंग हैं वाला। ये? क्या? केवल कार्बन ट्रेडिंग इसी में आया था ना सर, कार्बन वाला क्या? ग्रीन हाउस, हाँ बिल्कुल, कार्बन क्रेडिट इसी में आता है, बिल्कुल। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आप 40 नंबर क्वेश्चन। चलिए पर आइसलैंड मध्य अटलांटिक तट का एक भाग है। एम्पेरर समुद्री टीला हिंद महासागर के समुद्री टीला का उदाहरण है, बताइए। असत्य कथन चयन करना, बताइए कौन सा सही है। केवल 2 असत्य दिया है, केवल एक अंतर्राष्ट्रीय सही है। ठीक है, कटकम है। पहला की बात करेंगे, पहला सही है। आइसलैंड मध्य अटलांटिक तेरह तट का समुद्री एक टीला भाग है। प्रशांत ठीक है, ये महासागर सही में। है। और ये आपका गलत दिया है। ठीक है, हिंद महासागर में नहीं, कहाँ पे होगा? समुद्री प्रशांत महासागर में होगा। है? पैसिफिक पैसिफिक ओशियन में है। ठीक है, तो गलत कौन सा हो हवाई जाएगा? द्वीप के पास। ठीक है, तो इसका दूसरा गलत है, पहला सही है। दूसरा गलत है। ठीक है, पहला वाला आपका सही है। ठीक है, चलिए पढ़िए 41 नंबर क्वेश्चन। महासागरीय जल के तापमान वितरण को प्रभावित करने वाला कौन कौन सा कारण है? ठीक है, तो इसमें अक्षांश आता है। ठीक है, देशांतर स्थल एवं नहीं जल आता का है। समान वितरण आता है, महासागरीय। ठीक है, देशांतर नहीं आएगा। ठीक है, ज्वार भाटा नहीं आएगा। ठीक है, महासागरीय जल के तापमान वितरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन है? तो ज्वार भाटा नहीं आता, ध्यान में रखेंगे। और देशांतर भी नहीं होगा। और साथ में कौन आएगा? तो देशांतर भी आपका नहीं आएगा। ठीक है, पेन क्यों नहीं ठीक चल रहा है? ठीक है, तो दोनों को दोनों नहीं आएंगे। बाकी कौन कौन आ जाएंगे? तो 1 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे, मतलब ऑप्शन नंबर सी। चलिए बताना आपको, निम्न कथनों पर फिर से विचार करना। महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, बढ़ते हुए अक्षांशों के साथ महासागर का जल का तापमान भी मतलब बात करेंगे तो बढ़ने की दर सामान्यतः प्रति अक्षांश 0.5 डिग्री सेंटीमीटर होती है। ठीक है, महासागरीय जल का उच्चतम तापमान विश्वत बीत में दर्ज की जाती है। बताइए कौन कौन सा सही है। असत्य कथन चुनना है। ठीक है, तो पहला असत्य है, ये भी तीसरा असत्य है, मतलब दोनों के दोनों गलत है। आपका ये सही है। ठीक है, तो गलत कैसे कैसे ऐसा बताइए। तो सबसे पहले की बात के महासागरीय, ठीक है, महासागरीय की सतह के जल का औसत तापमान 37 डिग्री नहीं होता, तो कितना 27 होता है? 27 होता है। 27 ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद कीजिए, कितना होता है? 27 होता है। कितना 27 होता है? तो 27 होता है। कितना होता है? 27 होता है। ठीक है, आप देखें यहाँ पे दूसरा तो सही है ना, बढ़ते हुए अक्षांशों के साथ महासागर के जल का तापमान बढ़ने की सामान्य प्रति अक्षांश कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो प्रति अक्षांश 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। ठीक है, महासागरीय जल का उच्चतम तापमान विश्वत बीत पे दर्ज किया जाता है। ये बात गलत है क्या? तो उच्चतम तापमान विश्वत बीत पे नहीं तो कहाँ पे दर्ज करते हैं इसको? 19 से सही तो 16 है, भूमध्य रेखा पे होता है। वहां पे नहीं होता है। महासागरीय जल का उच्चतम तापमान विश्वत बीत पे दर्ज किया जाता है, गलत लिया है तो सही कैसे? सही बताइए क्या होगा इसमें, सोल्यूशन देख रहा हूँ। इसका तापमान सबसे ज्यादा 19 और 16 विश्वत वृत्त के उत्तर में है कोई। पढ़ रहा हूँ, सोल्यूशन सुनिए। महासागरों के सतह के जल का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होता है और ये विश्वत वृत्त के ध्रुवों की ओर क्रमिक ढंग से कम होता है। ठीक है, मतलब विश्वत वृत्त पे दर्ज, मतलब इधर जैसे जैसे विश्वत वृत्त की तरफ बढ़ेगा ना, ठीक है, तो कम होते जाएगा। क्या होगा? कम होगा। ठीक है, क्रमिक रूप से मतलब क्या होगा? क्रमिक रूप से मतलब क्या होगा? कम होगा। मतलब धीरे धीरे, मतलब जैसे जैसे विश्वत वृत्त की तरफ जाएगा तो ये धीरे धीरे कम होता जाएगा, ना कि मतलब ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, असत्य कथन चयन करना है, तो 1 और 3 आपका असत्य है। विश्वत अटलांटिक हमेशा बारिश होता है ना 4 बजे डेली, इसलिए वहाँ का हाँ टेम्परेचर मैनेज हो जाता है। लेकिन सबसे टेम्परेचर 20 डिग्री के आसपास ऊपर जाइएगा ना, 15 से 20 डिग्री के आसपास टेम्परेचर ज्यादा होता है, वहाँ ज्यादा ठीक। महसूस होता है। चलिए आप देखेंगे, निम्न कथनों पर फिर से विचार करें। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता 36% के लगभग है। बात सही है क्या? हिंद महासागर की औसत लवणता 30% के लगभग है, तो कौन सही है? 36 वहाँ ठीक है। हिंद इसका महासागर की 35 है, औसत हिंद लवणता महासागर का। 35 होगा और इसका 36 सही है। ठीक है, तो हिंद महासागर की औसत लवणता 35%,
अटलांटिक की बात करेंगे तो कितना होगा, 36% इधर राइट आंसर, ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। मिलाइए इसको, क्या करना है, मिलाना है। देखेंगे यहाँ पे संकटापन प्रजाति, इनमें वे सभी प्रजातियां सम्मिलित है जिन्हें लुप्त होने की खतरा है। ये बात सही है क्या? सही है ये। ठीक है। सही है। सुबेद प्रजाति, इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है। यह प्रजाति कुछ ही स्थानों पर मतलब सीमित है। यह बड़े क्षेत्र में विरल के रूप में बिखरी हुई है। सही क्या? नहीं, ये दुर्लभ प्रजाति है। ठीक है, ये रेयर में आएगा। ठीक है, क्या आएगा इसमें, रेयर में आएगा। ठीक है, रेयर में आएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, दुर्लभ प्रजाति की बात करें, डिफिनेशन की बात, इसमें वे प्रजाति सम्मिलित है जिन्हें यदि संरक्षित नहीं किया गया तो मतलब क्या बोलते हैं, विलुप्त होने के सहयोगी कारक यदि जारी रहे तो निकट भविष्य में विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये गलत दे दिया नहीं है। तो ये क्या है, दोनों दुर्लभ वाला ही हो सही है गया क्या? नहीं, ये उल्टा हो गया सुबेद हो नहीं, जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, सुवेद। मतलब सुवेद का डिफिनेशन क्या होगा, किनका माइक्यू को होने लगा, सुबोध का डिफिनेशन क्या होगा सुवेद का, तो ये प्रजातियों की संख्या बहुत कम है, ये प्रजातियां कुछ ही स्थानों पर सीमित है, या बड़े क्षेत्र पर विरल रूप से बिखरी हुई है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये रेयर का डिफिनेशन ये हो गया। ठीक है, तो बोलना सही कौन सा स्टेटमेंट है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ध्यान में रखिएगा, केवल आपका एक सही है। ठीक है, चलिए आप देखेंगे निम्न कथनों पर फिर से आपको क्या रखना है, विचार करना है। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार रेड पांडा को दुर्लभ प्रजाति के अंतर्गत शामिल किया। IUCN स्टेटस आपका बीपीएससी में पूछता है। ठीक है, IUCN का पूर्ण विस्तार इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर होगा। तो क्या होगा बताइए, ये दुर्लभ प्रजाति में नहीं आता है, किसमें आता है, पांडा जो है इसमें आएगा, तो संकटापन में आता है। किसमें आता है, संकटा। ठीक है, संकटापन। ठीक है, संकटापन प्रजाति में आएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, और IUCN का इसका IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेस आता है। ठीक है, कंजर्वेशन तक तो सही है, यहां तक तो सही है। ठीक है, एंड क्या आएगा, नेचुरल, क्या आ जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज, क्या आएगा, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ध्यान में रखना है। मतलब असत्य कथन कौन सा है, तो इसका ध्यान में रखिएगा, दोनों को दोनों सत्य कथन हो गया ना। अब आते जलधारा का मतलब पूछा, सुमेलित कौन सा है। ठीक है, बताइए 40 नंबर क्वेश्चन बताइए। देखिए, तो इसमें 4 और 5 की बात करेंगे, आपका सही है, मतलब किसे, कनारी शीत धारा है। ठीक है, अब 5 की बात करेंगे, क्यूरोसिवो, ये आपका गर्म धारा है। कैलिफोर्निया कैसा है, कैलिफोर्निया ठंडी। ठीक है, तो ध्यान रखिए शीत है। ठीक है, फॉकलैंड की बात करेंगे तो ये भी शीत है। अग्लुहास की बात करेंगे, ठीक है, नहीं अग्लुहास गर्म है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कनारी कैसा है, शीत है, और क्यूरोसिवो की बात करेंगे आपका गर्म है। ठीक है, चलिए आप चलेंगे दैनिक। ठीक है, अर्ध दैनिक ज्वार की बात करेंगे, दैनिक ज्वार की बात करेंगे, मिश्रित ज्वार की बात करेंगे। गलत मिलान इसमें से सुनना है, कौन गलत मिलान किया गया है। ठीक है, तो गलत मिलान की बात करेंगे, 1 2 आपका गलत मिलान है, मतलब ये गलत मिलान है, ये गलत मिलान, मतलब ये गलत है। इसके अंतर्गत ज्वार भाटा की ऊंचाई में भिन्नता होती है, उसको मिश्रित ज्वार कहते हैं। ठीक है, अब अर्ध दैनिक ज्वार में क्या होता है, ये सबसे सामान्य है ज्वारीय प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक दिन 2 उच्च एवं 2 निम्न ज्वार आते हैं। ठीक है, तो इसमें केवल एक दिया हुआ है ना, तो गलत हो जाए, क्या हो जाएगा, 2 उच्च एवं, ठीक है, 2 उच्च एवं 2 उच्च एवं 2 निम्न। ठीक है, दोनों 2 2। ठीक है, 2 उच्च एवं 2 निम्न ज्वार आते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक दिन 2 उच्च एवं 2 निम्न ज्वार आते हैं। दैनिक में क्या हो जाएगा, एक होगा, क्या होगा, एक उच्च और एक निम्न आएगा ज्वार दैनिक में। ठीक है, अर्ध दैनिक ज्वार में कौन आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो उल्टा दे दिया तो गलत हो गया। ठीक है, इसमें गलत मिलान चुनना है ना, तो आपका कौन हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आप चलेंगे आगे। कच्छ के रन के दुर्गा दुबानी के ज्वारों का इस्तेमाल कर विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है। ज्वार भाटा तलछटों के डिसिलेक्टेशन में मदद करते हैं। बताइए कौन सही है इसमें, 48 का कौन सही है बताइए। कच्छ के रन के दुर्गावती में ज्वारों का इस्तेमाल करके,
ठीक है, नहीं है। दूसरा सही। तो पहला में गलत है क्या? हाँ तो सत्य सुंदरबन कथन का होगा। चयन करें तो ये गलत है, ठीक है। पहला तो गलत ध्यान में है। रखिएगा भाई साहब, कच्छ के रण में नहीं किया जा रहा, कहाँ पे किया जा रहा है? सुंदरबन। सुंदरबन। बिल्कुल, कहाँ पे किया जा रहा है? सुंदरबन में किया जा रहा है। कहाँ पे क्या है? सुंदरबन डेल्टा। किस नदी के डेल्टा है सुंदरबन? गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है आपको सुंदरबन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका सही है, ठीक है। अब आते 49 नंबर प्रश्न। तरंग गति को नॉट में मापा जाता है, ये बात सही है। दो लगातार शिखरों या गर्तों के बीच की लंबवत दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, बताइए। तो देखिए, यह दो क्षैतिज लगातार दूरी। शिखरों या गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी है, ठीक है। लंबवत दूरी नहीं होगा, कौन सा दूरी होगा? तो ध्यान में रखना, ये कैसा होगा? क्षैतिज दूरी होगा। कैसा दूरी होगा? तो ध्यान रखेगा, क्षैतिज दूरी होगा। ये आपका तरंग की बात करेंगे, तो तरंग की बात करेंगे, तरंग गति को नॉट में मापा जाता है, ये आपका सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उत्पत्ति के विकास हेतु अनुकूल स्थिति की बात करें, कौन सी अनुकूल स्थिति होती है? तो ध्यान में, बृहद, ठीक है, बृहद समुद्री सतह सही है, ठीक है। समुद्री तल से तंत्र की ऊपरी अपसरण की बात करेंगे तो ये भी आपका सही है, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कौन कौन सही लिया? समुद्री सतह सही है। समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण की बात करें, ये भी आपका सही है, ठीक है। समुद्री सतह का तापमान 27 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, मतलब ये गलत है। कोरोलियोसिस बल का आभास, ये भी गलत है। और साथ में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? कम नहीं होगा, 27 से मतलब क्या होगा? अधिक होना चाहिए। कोरिलेस बल का अभाव नहीं, ठीक है। कोरिलेस बल का मतलब क्या होगा? ठीक है, ध्यान रखना, अभाव नहीं मतलब होना चाहिए, मतलब यहाँ पे नहीं होना दिया हुआ है, हमें होना चाहिए। ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर अधिक होना चाहिए, तो अंतर मतलब क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति एवं विकास हेतु अनुकूल परिस्थिति क्या होगा? बृहद समुद्री सतह, ठीक। समुद्री सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक। कोरोलियस बल का मतलब होना चाहिए, ठीक है। साथ में बात करेंगे ऊर्ध्वाधर पवनों की गति अंतर अधिक होना, मतलब अधिक नहीं कम होना चाहिए, प्रेशर ग्रेडियंट ध्यान में फोर्स। रखना, ठीक है। हाँ, ठीक है। समुद्री तल, समुद्री तल तंत्र की बात करेंगे, ऊपरी अपसरण, ये सही है। मतलब कौन सा है? मतलब 1 और 5 की बात करेंगे, सही है। निम्न कथनों पर फिर से आपका विचार करना है। डोलरंध्र एवं डोलाइन कंदराओं की छत की गिरने या पदार्थों के संकलन द्वारा आपस में मिल जाते हैं, जिससे लेपिस का निर्माण होता है, ठीक है। ध्यान रखना, ये कथन है। चूना पत्थर चट्टानों के तल पर घूलन की क्रिया द्वारा छोटे व मध्यम आकार के छोटे घोल गर्तों का निर्माण होता है, जिनके विलय पर इन्हें विलयन रंध्र कहते हैं। बताना, सत्य कथन का चयन करना, कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान दूसरा रखना, सही है, केवल दो कथन सत्य पहला है, ठीक है। गलत। कौन सा कथन करें? केवल दो कथन की बात करेंगे, सही है। मतलब चूना पत्थर चट्टानों के तल पर घूलन क्रिया द्वारा छोटे व मध्यम आकार के छोटे छोटे घोल गर्तों का निर्माण होता है, जिनके विलय पर इन्हें विलयन रंध्र कहते हैं, ये सही है, ठीक है। घोल रंध्र एवं डोलाइन कंदराओं के छत पर गिरने या पदार्थों के मतलब संकलन द्वारा आपस में मिल जाते हैं, जिसे लेपिस निर्माण होता है, ये आपका गलत है। इसमें सही क्या होगा? ये भूस्खलन दूसरा कहलाता गलत है, है। कुछ नहीं कहलाता। ठीक है, क्या युवाला कहते हैं बोलते हैं, इसे? पहले घाटी वाले रंध्र को कहते हैं, युवाला ठीक है। हम या इसको क्या बोलते हैं? घाटी। इवाला कहते हैं, घाटी रंध्र या फिर घाटी रंध्र कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? घाटी अंध रंध्र, ठीक है, या इसको अंध घाटी क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, ये भी इसको बोलते हैं इवाला कहते हैं, ठीक है। अब आती स्कूल भुवन, एक वेब पोर्टल है। स्कूल भुवन एक वेब पोर्टल जिसका संबंध स्कूलों के भवन निर्माण से, ठीक है। भारत का सीमांतगत क्षेत्र में आगे समुद्र की ओर लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। एक मानक मील 72,960 इंच, जबकि एक समुद्री मील 83,360 इंच के बराबर होता है। बताना, निम्न से कौन सा कथन सही है? कितने कथन सत्य हैं? तो केवल एक कथन सत्य है, ठीक है। मानक मील की बात करेंगे, ठीक है, तो 72 मानक मील की बात करेंगे तो यहाँ पे ध्यान में उल्टा गलती दे दिया, ठीक है। मानक मील उल्टा हो कितना गया। होता है? 63,360 होता है, ठीक है। और समुद्री मील कितना होता है? तो 72,960 होता है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। भारत का सीमागत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर से 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। तो 12 समुद्री मील, ध्यान में रखिएगा, 12 समुद्री मील होता है ना। 12 हाँ। समुद्री मील जो होता है वो सीमा के अंतर्गत मतलब है। भारत का सीमागत के सीमांतर्गत समुद्र भारत के क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है, तो ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हम्म। ठीक है। कितना? ये तो आपका सही है,
सही जो कि मतलब कितना किलोमीटर होता है, 21.9 किलोमीटर। तो 12 समुद्री मील बराबर कितना किलोमीटर, तो 21.9 किलोमीटर है, ये भी आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। स्कूल भवन एक वेब पोर्टल है जिसका संबंध स्कूल भवन के निर्माण से है, तो ये आपका गलत है, ठीक है। क्या है ये आपका क्या है, गलत है, ठीक है। स्कूल भवन एक वेब पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों के पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों को जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है, न कि मतलब क्या होता है, स्कूल का निर्माण के लिए, ठीक है। तो ये आपका सही है, पहला और तीसरा गलत है, और आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है। पढ़िए इसको, पानी पी लूँ थोड़ा। पर ये क्या होगा इसका आंसर, ये तो आसान क्वेश्चन बन जाना चाहिए। क्या हुआ पढ़ो इस्माइल। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान का निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में हुआ है। और दूसरा में है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई 2000 से 3000 मीटर है। दूसरा गलत है, तो 1000 से ये तो कितना 2000। है, गलत है, 1000 से 2000 मीटर हो जाएगा। 1000 से 2000 होगा, पहला पहला वाला ठीक है, सही। ध्यान रखिए। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में जलोढ़ की औसत गहराई की बात करेंगे, 2000 से मतलब कितना है, 3000 मीटर है, ठीक है। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र 1000 मैदान से का 2000। निर्माण, सॉरी, 1000 से 2000 मीटर सही होगा, ठीक है। ये गलत हो गया आपका क्योंकि 2 से 3 दिए हुआ। और सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान का निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में हुआ था, तो पहला सही है, जी सर। दूसरा गलत है। चलिए आप बताइए, ये दर्रा वगैरह तो कहाँ पे पड़ता है। जो जिला पहला तो सही है सर, जो जिला दर्रा बृहत हिमालय में पड़ेगा। जोजिला बिहार हिमालय में, ठीक है। और आपका 4 भी सही है, ठीक है। खारदुला की बात करें, लद्दाख से नहीं पड़ता है, ठीक है, ये सही है, ठीक है। बनिहाल दर्रा जास्कर में नहीं पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा बनिहाल। फिर पड़ेगा, फिर पंजाब। हम्म ये पीर पंजाल में है, पीर बनिहाल पंजाल। में। बनिहाल कहाँ पे पड़ेगा आपको, पीर पंजाब में पड़ेगा, बहुत सुंदर। और अब बात करेंगे फोटूला कहाँ पे पड़ेगा, बनिहाल में, जासकर श्रेणी में। सॉरी, ये बनिहाल उसमें जास्कर श्रेणी में पड़ता है, किसमें पड़ता है, ये आपको जास्कर श्रेणी में आपको ये देखने को पड़ेगा, इसको पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। फिर से पढ़ दे रहा हूँ, जो जिला आपको बिरहट में पड़ेगा, ठीक है। बनिहाल आपको पीर पंजाल में पड़ेगा, फोटूला की बात करेंगे जास्कर में पड़ेगा, और खाडूला की बात करें लद्दाख में पड़ेगा। तो सत्य कथन कौन होगा, 1 और 4, ऑप्शन नंबर सी। चलिए निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है, कीजिए। 55 नंबर क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय द्वीप 80 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 71 डिग्री पूर्व से लेकर 74 डिग्री पूर्व के बीच बिखरे हुए हैं। बैरन आइलैंड नामक भारत का एकमात्र जीवन ज्वालामुखी निकोबार द्वीप समूह में है। माउंट कोबे उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। लक्षद्वीप और मीनू के परमाणु निक्षेप से बना हुआ है। बताना कौन सा कथन सही, लक्षद्वीप तो चर्चा भी रहा है ना अभी। बताना कौन सही है आपका, एक सही है, है मतलब एक गलत है और 3 गलत है, ठीक है। बैरन आइलैंड नामक भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी है जो कि कहाँ पे है, निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। और लक्षद्वीप और मिनिकॉय की बात करेंगे तो परमाणु निक्षेप से बना हुआ है, ध्यान में इसको रखिएगा, ठीक है। तो 1 और 3 की बात करेंगे तो आपका सही कौन हो जाएगा, असत्य चुनना है ना। 1 और 3 असत्य है, बाकी सबके सब क्या है, सही। क्यों गलत है 1 और 3, तो बंगाल की खाड़ी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ये ध्यान, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप है। कितने द्वीप यहाँ पे, 572 द्वीप आपको देखने को मिलेंगे। सर्वाधिक द्वीप आपको यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ध्यान में रखना है। हाँ बिल्कुल, एक कहां से कहां तक मिलेगा, ये 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूरब से 94 डिग्री पूरब के बीच में स्थित है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये गलत हो गया आपका। अब बाकी ये सारे के सारे तो आपको सही है। माउंट क्योबो उत्तरी अंडमान में अवस्थित है, ये गलत है। तो ये किधर है, ये माउंट क्योबी मध्य अंडमान। मध्य अंडमान। बिल्कुल, माउंट क्योबी की बात करेंगे तो आपको कहाँ पे दक्षिण मिलेगा, में है। दक्षिणी अंडमान में मिलता है, ठीक है। कहाँ पे मिलता है, माउंट क्योबी की बात करेंगे दक्षिणी अंडमान में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, दक्षिणी अंडमान में मिलता है, ठीक है, ध्यान में रखिए। कहाँ पे मिलता है, दक्षिणी अंडमान में मिलेगा आपको, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब माउंट थ्रिलर की बात करेंगे तो आपको ग्रेट निकोबार में, कहाँ पे है, माउंट थ्रिलर में कहाँ पे पड़ेगा, तो आपको ध्यान में ग्रेट निकोबार में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए बढ़िए आगे, 56 नंबर क्वेश्चन देखिए।
टॉर, पर्वत, स्कंद, टेकरी, पहाड़ी श्रृंखला आदि प्राकृतिक स्थलीय भारत के किस भू आकृतिक खंड में पाया जाता है? कहाँ पे पाया जाएगा ये? प्रायद्वीपीय में सर। पठार। ठीक है, कहाँ प्रायद्वीपीय पे मिलेगा? पठार। तो ध्यान रखिए प्रायद्वीपीय पठार में मिलेगा। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी की पहाड़ी में अनाईमुडी स्थित है। अनाईमुडी है। और ठीक है, कौन पूर्वी हो जाएगा? तो ध्यान रखिए, तो नीलगिरी की पठारी नहीं हो, 57 का क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनाईमुडी अनाईमुडी। होगा। अब पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ी के आपस में मिलते हैं, तो सही है ना 57 का भी? नीलगिरी में, ठीक है, हाँ ये सही क्या है। होगा? अनाईमुडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही है सर। क्या हो जाएगा यहाँ पे? अनाईमुडी। अनाईमुडी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, क्या बोलते हैं इसको? अनाईमुडी बोलते हैं। ठीक है, अनाईमुडी। चलिए, इलायची पहाड़ी को कार्डमम पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तमिल ध्यान रखिए, कुछ इसको सुन लीजिए थोड़ा सा, इसका स्टेटमेंट अच्छा है। बात करेंगे पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री कहते हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी कहते हैं, पश्चिमी घाट है। ठीक है, और केरल में अन्नामलाई और इलायची कार्डमम पहाड़ी इसी का हिस्सा है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अवृत है। ठीक है, इनकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। हाइट कितनी है अनाईमुडी की? अनाईमुडी की हाइट कितनी है? 2695। 2695 अनाईमुडी की हाइट है। ठीक है, चलिए चलिए 58 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। पश्चिमी घाट कर्नाटक के स्थानीय तौर पर नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। गलत है ना? नीलगिरी तो नहीं पड़ता है ना? नहीं। ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है। सर वो तो पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अवृत है। तो पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अवृत है। क्या सही है क्या? नहीं, गलत। महाराष्ट्र कर्नाटक कटा हुआ है बीच बीच में ना। और सत्य कथन का चयन करें तो इसका डी आंसर लेना है। पहले का भी सही लिया है। ये पश्चिमी घाट को कर्नाटक में स्थानीय तौर पर नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दोनों सही है। पश्चिमी घाट दोनों गलत। सह्याद्री। दोनों और सही सत्य है। कथन का चयन है तो दोनों सही लिया। ठीक है, पूर्वी घाट की तुलना पश्चिमी घाट, ये तो सही है। ठीक है, ऊपर वाला स्टेटमेंट में लिखा हुआ था। सुनिए, यहाँ पे पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, कर्नाटक में भी नीलगिरी और प्लस तमिलनाडु में भी पश्चिमी घाट को नीलगिरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए आप चलेंगे, ये देखेंगे, पढ़िए इसको, क्या होगा इसका? क्या होगा? पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण है, परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़े हो जाते हैं। कोंकण तट की विशेष अवस्था के लिए कैल है, जिसे मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायान के लिए प्रयोग किया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ठीक है, तीसरा तो सही है। बताइए। दो कथन सही है। ठीक है, ध्यान रखें, दो कथन सही है। ठीक है, मैं इसका सोल्यूशन पढ़ता हूँ। ठीक है, आप लोग बताइएगा कौन सही। ठीक है, देखिए, पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों का उदाहरण है। ऐसा विश्वास है कि कितने कथन पूर्वी असत्य तटीय है। ठीक है, गलत। इसका पूर्वी दो गलत। असत्य है। ठीक है, अब देखते हैं सोल्यूशन पर ही, उसके बाद समझिए कौन गलत है। ठीक है, देखिए, पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों का उदाहरण है। ऐसा विश्वास है कि पौराणिक शहर द्वारका, जो किसी समय पश्चिमी तट पर मुख्य भूमि पर स्थित था, अब पानी में डूब गया है। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान का संकीर्ण पट्टी मात्र है और पत्तनों व बंदरगाह के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह में कंडाला, मझगांव, नौहान सेवा, मार्मगांव, मैंगलोर, कोच्चि शामिल है। ठीक है, उत्तर में गुजरात तट के, दक्षिण में केरल तट तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ तट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद करेंगे तो हाँ, महाराष्ट्र का कोंकण तट, गोवा तथा कर्नाटक तथा केरल में क्रमशः मलाबार तट। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान मध्य संकीर्ण है। ठीक है, तो पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण है। ठीक है, परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़े है। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन में देखता हूँ, मध्य में क्या है? संकीर्ण है, परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़े हो जाते हैं। मतलब ये तो सही है। ठीक है, परंतु उत्तर और मछली दक्षिण में वाला चौड़े हो हो जाते जाएगा, हैं। मलबार इस तट तटीय है। मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती। मलाबार तट की विशेष स्थलाकृति क्याल होती है। ठीक है, तो मलाबार तट का विषय ये मलाबार में हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कोंकण तट की नहीं हो जाएगा, मलाबार में क्या हो जाएगा? कयाल हो जाएगा। ठीक है, अब पूर्वी तटीय जलमग्न तटीय मैदानों का उदाहरण है। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। ये पश्चिमी है, पूर्वी नहीं है। ये पूर्वी नहीं हो जाएगा, क्या होगा? पश्चिमी। पश्चिमी। ठीक है, क्या हो जाएगा? वेस्ट। वेस्ट हो जाएगा, पश्चिमी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये गलत है और 3 नंबर गलत है, सेकंड सही है। निम्न कथनों पर विचार करें। बृहत हिमालय और जस्कर के बीच डल झील अवस्थित है।
ठीक है। वैष्णो देवी अमरनाथ गुफा उत्तरी पश्चिमी हिमालय में स्थित है, कौन सा सही बताइए। वैष्णो जो देवी वाला असत्य सही कथन है, है, वो ठीक है, ये पीर सही पंजाल गलत है, होगा। ठीक है। उत्तरी वैष्णो देवी गुफा उत्तरी पश्चिमी हिमालय में स्थित है, ये तो सही है, ठीक है। उत्तर हिमालय और जस्कर के बीच में डल झील है, बताइए गलत है क्या। पीर पंजाल होगा। पीर पंजाल, पीर पंजाल होगा। ठीक है, मतलब पीर पंजाल और जास्कर के बीच में है। बृहत हाँ, हिमालय और पीर पंजाल। नहीं, पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच में। पीर पंजाल प्लस जस्कर नहीं बिरहट के होगा। बीच में है। हाँ ठीक है, जस्कर नहीं होगा, पूर्व नहीं, हिमालय और डल झील है, बृहत हिमालय के ठीक है। बीच। और वैष्णो देवी अमरनाथ की गुफा उत्तरी पश्चिमी हिमालय में स्थित है, ये तो सही है, ठीक है। तो कौन सही होगा आपका, एक सही, ये मतलब असत्य पूछना है तो एक आपका सत्य है। कोंगटू चोटी कहाँ पे है, कोंगटू चोटी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ये कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में कोंगटू चोटी है, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार, मोनपा जनजाति कश्मीर हिमालय में बसी जनजाति मोनपा, तो गलत है ना, अरुणाचल में मोनपा मोनपा पड़ती है ना, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक हिमाचल है। उत्तराखंड में। हिमाचल और उत्तराखंड। मोनपा कहाँ पे है, अरुणाचल हिमाचल उत्तराखंड। अरुणाचल में मोनपा है ना। मोनपा अरुणाचल प्रदेश में है। मोनपा अरुणाचल प्रदेश है। लैंसडाउन पर्वत नगर सिक्किम हिमालय में अवस्थित महत्वपूर्ण नगर है। लैंसडाउन तो भाई गवर्नर के नाम से बनाया गया था, राजधानी शिमला बना दिया था ना। कहाँ पे होगा ये, हाँ, ये उत्तराखंड, हिमाचल, हिमाचल और कहाँ। उत्तराखंड। हिमाचल और उत्तराखंड। अच्छा, तो मतलब आपका पहला तो गलत हो जाएगा और दूसरा भी गलत है, नहीं। तो लैंसडाउन पर्वत नगर सिक्किम हिमालय में अवस्थित महत्वपूर्ण, क्या होगा इसका आंसर, क्या डालेंगे आप पे। हिमाचल और उत्तराखंड। एक मिनट, लैंसडाउन और रानीखेत में स्थित है। धर्मशाला, मसूरी, कसौली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन, रानीखेत, इसी मतलब ये हिमाचल और उत्तराखंड में है, ठीक है। क्या हो जाएगा, कहने का मतलब हो गया हिमाचल ना, इसमें आगे और फिर गलत उत्तराखंड वाले में, में। ठीक है, उत्तराखंड में हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका कोई भी कथन असत्य नहीं, सत्य कथन का चयन करें तो ध्यान में कोई भी नहीं है, ठीक है। चलिए पढ़िए यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन। जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती है तथा सहायक नदियां उसे समकोण पर मिलती है तो ऐसे प्रतिरूप को बिरछाकार प्रतिरूप कहते हैं। जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती है तो ऐसे प्रतिरूप को अरीय प्रतिरूप कहते हैं, ठीक है। सत्य कथन का चयन करें, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, कोई भी कथन की बात करेंगे सत्य नहीं, क्योंकि उल्टा हो गया, ठीक है। जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होते हैं ऐसे प्रतिरूप को क्या कहते हैं, तो इनको कहा जाता है वृक्षाकार, ठीक है। और जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर बहती है तथा सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती है तो ऐसे क्या बोलते हैं, तो उसको एरियल मतलब कि अरीय कहते हैं, ठीक है। ये उल्टा हो गया, दोनों को दोनों कथन क्या गलत है, ठीक है। 64 नंबर प्रश्न पढ़िए। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है, एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहा जाता है। दूसरा कह रहा है, बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को जल संभर, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को नदी द्रोणी कहा जाता है। तीसरा कह रहा है सर, जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणियों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने कथन असत्य हैं? पहला सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। इसका सलूशन इस तरीके से दिया है ना, इसमें बता देता है कौन सा गलत है कौन सा सही, अजीब तरीके से दिया, मतलब पूरा पढ़ना पड़ता है अगर आपको जानकारी नहीं है तो, ठीक है। मतलब फालतू टाइप का बना दिया, ठीक है। 2 और इस 3 तरह नहीं का, थी, गलत है। ठीक है। चलिए इसका सलूशन देख लेते हैं, ठीक है। जी सर। चलिए देखेंगे, एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं, ठीक है। तो एक नदी में उसकी सहायक नदियों का अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहती है, तो सही है, ठीक है। सही है, यानी दोनों गलत। बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को जल संभर, जबकि छोटी नदियों एवं नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं, तो ये तो गलत लग रहा है, ठीक है। सुनिए आप, बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नदी द्रोणी होगा, क्या होगा, नदी द्रोणी होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल संभर होगा, ठीक है। तो गलत हो जाएगा। जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणियों को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणियों को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। कितने में बांटा गया है, 3 में बांटा गया, तो ये भी आपको 3 भाग। गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 2 गलत है, मतलब ये 2 नंबर 3 नंबर गलत है, मतलब 2 ऑप्शन गलत है इसके, और पहले नंबर की बात करेंगे तो सही है, ठीक है। अब आते आगे देखेंगे, ठीक है।
सिगार एवं, ठीक है, सिगार एवं ग्रास्टिंग ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में सादिया कस्बे के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है। कामेंग और मानस ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो उपयुक्त में से कितने कथन सही है, कितने कथन असत्य वो है? सारे सिगार के और सारे। गास्टिंग सिंधु नदी के सहायक ये नदी किसका है। होगा? सिगार और ग्रास्टिंग किसका होगा? तो सिंधु की हो जाएगी। किसकी हो सिंधु जाएगी? सिंधु सिंधु नदी की, मतलब सहायक हो जाएगी। ठीक है, सिंधु की क्या है? तो सहायक है। ठीक सही है, हो जाएगी। अब आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी सही। असम में अरुणाचल साध्या प्रदेश कस्बे में में। निकल प्रवेश करती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल अरुणाचल में प्रवेश करती है। ठीक है, ध्यान में कहाँ पे है? तो कहाँ पे होती है? अरुणाचल में प्रवेश करती है। ठीक है, कहाँ पे? अरुणाचल में नामचा बरवा से निकलती है ना। नाम से बरवा ठीक है, कहाँ पे? नामचा बरवा। ठीक है, तो वही जब यहाँ पे पर्वत भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम बदल जाता है। पहले भी किस नाम से जाना जाता है? दिहांग दिहांग हो जाता है सर, इसका नाम ठीक है, दिहांग हो जाता दिहांग। ठीक है, चलिए रोहतांग दर्रा से न पारित होती है। कौन? नहीं, नामचा बर्मा। रोहतांग दर्रा कहाँ पे पड़ेगा? उत्तराखंड में। अरुणाचल में क्या हिमाचल करना है पे रोहतांग दर्रा? है। रोहतांग का हो गया, चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी। नामचा बर्मा आपका अरुणाचल में पड़ती है। ठीक है, बात करेंगे रोहतांग हिमाचल में पड़ता है। आपको रोहतांग आपको हिमाचल है ना, जहाँ से सतलज निकलती है। कामेग और कामेग और मानस ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं यहाँ तट पे पे मिलने कोई वाला दारा सहायक से ही नदी है। प्रवेश करती है ना सर। एक कौन? दारा है यहाँ पे, ब्रह्मपुत्र नदी। नामचा बर्मा से प्रवेश करती है। नामचा बरवा। यहाँ पे नामचा कोई बरवा दर्रा तो सही नहीं है, क्वेश्चन नामचा किया। बर्मा से प्रवेश करती है। ठीक है, है ही महाखड्डू का निर्माण करती है। यह प्रक्षुब्ध एवं तेज बहाव वाली नदी के रूप में बाहर निकलती है। ठीक है, ध्यान में, हिमालय के गिरिपाद में यह सिसंग या दिहांग के नाम से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश के सदिया कस्बे के पश्चिम में ये नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए इसके बाएं तट पर इसके प्रमुख नदियां दिबांग और सिकांग मिलती है। ठीक है, तो बाएं तट पे दिबांग और सिकांग मिलती है। ठीक है, और लोहित मिलती है। इसके बाद ये नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और असम नदी, सॉरी, असम घाटी में 705 किलोमीटर की यात्रा में ब्रह्मपुत्र में असंख्य सहायक नदियां आकर मिलती है। इसके बाएं तट पे प्रमुख सहायक नदी मिलेगी। बाएं तट पे प्रमुख सहायक नदी की बात करेंगे तो बूढ़ी दिहंग और धनसिरी है। जबकि दाएं तट पे मिलने वाले नदी में, ठीक है, सुबनसिरी, कामेंग, मानस है। ठीक है, ये किस तट पे मिलेगी? तो ध्यान रखिए, दाएं तट पे मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी? तो ध्यान रखिए, दाएं तट पे मिलने वाली ये नदी है। ठीक है, तो आपका सभी के सभी तीन स्टेटमेंट की बात करेंगे, ऑल करेक्ट। ऑल मतलब एकदम इनकरेक्ट। ठीक है, यूपीएससी जैसा सेट कर दिया है चाय क्वेश्चन। के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ठीक है, चाय के नाम से। ठीक है, शारदा नदी को जानते हैं चाय के नाम से। ठीक है, ध्यान में, शारदा काली नदी की बात करेंगे तो ध्यान रखिए, भारत और नेपाल के बीच में सीमा भी बनाते हैं। ठीक है, इसको शारदा कहते हैं, काली भी कहते हैं। ठीक है, और लिपुलेख विभाग जो है से काली शारदा नदी के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए, अब बात की केरल की सबसे बड़ी नदी पेरियार अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है। पेरियार नदी को पुनानी के नाम से भी जाना जाता है। बताइए कौन सा सही है? ठीक है, दोनों के दोनों की बात करेंगे। ठीक है, असत्य कथन चलेंगे, दोनों के दोनों गलत है। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, तो केरल की सबसे बड़ी नदी, केरल की बात की, केरल की तटरेखा छोटी है। केरल की सबसे बड़ी नदी पेरियार भरतपुझा अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है। ठीक, गलत नदी पेरियार नदी नहीं है। केरल की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? भरतपुझा। दूसरी बड़ी नदी है सर, पूछा पेरियार आई थिंक दूसरी बड़ी नदी हो सकता है। ठीक है, बात करेंगे, पेरियार नदी पुनानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो ये भरत पूजा कोई पुनियानी के नाम से जानते हैं। पुनानी के नाम से किसे जानते हैं? भरत पूजा कोई जानते हैं। ये भी गलत, ये भी गलत। मतलब इस सही कम गलत ज्यादा चुनना है इसमें। चलिए, बताना है इसमें, चुनिए इसमें क्या होगा। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन कौन है इसमें से? ठीक है, 1 2 4 5। एक मतलब 1 2 4 5 में ये मतलब सेतुरुनी जी नदी, भद्रा नदी, कालिंदी नदी, ढाडर नदी। ठीक है, सबके सब कहाँ बनेगी? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। पश्चिम की ओर बहेगी तो कहाँ पे जाके गिरेगी ये सब? अरब सागर में। अरब सागर में चली जाएगी। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, खतरनाक क्वेश्चन सेटिंग है। कुछ ज्यादा ही खतरनाक सेट करना है, इतना भी नहीं सेट करना चाहिए। इसमें खाली नाम भी नहीं पेनर सुने। नदी के छोड़ के भद्रा नदी को इसके बाद नामों नहीं पता है सर। मुझे भी नहीं पता। कालिंदी के भी सुने हुए हैं, ठीक है, लेकिन और सबका नाम नहीं सुने हैं हम भी। पेनर और भद्रा ये तो सुने हैं हम भी।
पदरा भी, हाँ चलिए चलिए पढ़ेंगे इसको। प्रसिद्ध स्थानीय तूफान आम्र वर्षा के नाम से कहाँ पे जानते हैं? आम्र वर्षा केरल। केरल में। केरल कर्नाटक में होता है आम्र वर्षा। कर्नाटक में होता है आम्र वर्षा। केरल कर्नाटक दोनों में। केरल जो केरल एवं कर्नाटक के भाग में दोनों में होता है। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है? सही युग में तो 2 4 लिया है, 2 लिया है और 4 लिया है। तो काल वैसाखी असम ठीक है। बारडोली छिरा कहाँ पे? और बारडोली छिरा आम्र वर्षा की बात करेंगे तब। आम्र वर्षा क्यों गलत? ग्रीष्म ऋतु में खत्म होते ही मानसून बौछारें पड़ती है। केरल एवं तटीय कर्नाटक में यह आम बात है। स्थानीय तौर पर इसे तूफानी वर्षा के आम्र वर्षा का, क्योंकि आमों को जल्दी पकने थी। कर्नाटक प्लस कहाँ? फूलों की बौछार। कर्नाटक प्लस केरल में होगा, ना कि मतलब तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए गलत हो गया। अब बारडोली छोरा असम में है। सुने बारडोली छोरा का असम नाम? में नॉर्वेस्टर या काल वैसाखी। ये सोल्यूशन भी नहीं दिया बारडोली छोरा का। बोला जाता है काल वैसाखी। ये तो गलत है। फूलों का बौछार केरल में होता, फूलों का बौछार आम्र वर्षा भी गलत है। काल वैसाखी असम में। ठीक है, तो इसका क्या 2 और 4 सही लिया है ना? मतलब ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये इसका बारडोली छोरा नहीं पता ही चला, इसे कहाँ दिए हुए, इसके दिए भी नहीं सोल्यूशन। हाँ, बारडोली छिरा काल वैसाखी को कहता है। ठीक है, बारडोली छिरा जो है काल वैसाखी को कहता है। ठीक है, बारडोली छिरा ये असम में होगा। ठीक है, काल वैसाखी का ही दूसरा नाम की बात करेंगे क्या, तो बारडोली छिरा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाँ बिल्कुल। चलिए, समुद्र पर टोर्नेडो को जल स्तंभ कहते हैं। तड़ित झांझा तथा टोर्नेडो अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल पर सीमित होते हैं। बताइए कौन सही है? दोनों सही है। पहला बात दोनों सही हुआ। ठीक है, समुद्र पर टोर्नेडो के जल स्तंभ। कुछ प्रश्न तो इसलिए गलत हो जाएगा, सही की जगह पे गलत, गलत की जगह पे सही लग जाएगा। ठीक है, तो समुद्र पर टोर्नेडो को जल स्तंभ कहते हैं। तड़ित झंझा तथा टोर्नेडो अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल पर सीमित होते हैं। दोनों को दोनों सही है। ठीक है, जितना सीमित होता है उतना खतरनाक एक भी प्रश्न इसका आसान नहीं है। ठीक है, समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसून वर्षा में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, मानसून वर्षा मुख्य रूप से ऊंचावच तथा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होता है। बताइए कौन सही है? ठीक है, तो ध्यान दूसरा रखें, सही केवल है। 2 सही है। ठीक है, 2 सही है। ठीक है, पहला गलत है। ठीक है, समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसून वर्षा में वृद्धि की प्रवृत्ति, समुद्र घटने से की बढ़ती प्रवृत्ति दूरी पाई से जाती है। घटने। ठीक है, क्योंकि क्या होता है भारत में भी देखेंगे तो क्या होता है, कहाँ से आता है मानसून? केरल के से शुरू होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो पढ़ना मानसून के निवर्तन की ऋतु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस ऋतु में आकाश स्वच्छ हो जाता, तापमान घटने लगता है। बात सही है क्या? मतलब लौटता, मानसून लौट रहा है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाता ध्यान है। रखें। हाँ बिल्कुल। ठीक है, इस ऋतु में उत्तर भारत में सूखा जबकि प्रायद्वीपीय पूर्वी भागों में वर्षा होती है। सही है। ठीक है, दूसरा सही है। ये सही, पहला दूसरा गलत है। सही है। ये टेम्परेचर मतलब घटता नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो लाइन सही है। ठीक है, बढ़ता यहाँ है। से मतलब क्या होगा, ये बढ़ता है। क्या होता है? आर्द्रता बढ़ता है। ठीक है। नीम, खेजड़ी और पलाश उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन की प्रमुख वृक्ष प्रजातियां है। शेमल, कुसुम, सही चंदन है। शुष्क पर्णपाती वन की वनस्पति के उदाहरण होता है। कौन सही है? पहला सही है, ये आर्द्र पर्णपाती वन का होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो असत्य कथन चुने तो ये गलत है। ठीक है, इसमें क्या होगा? आर्द्र पर्णपाती नहीं, क्या होगा? आर्द्र पर्णपाती का होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नीम, खेजली, पलाश उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन की, तो ये तो सही है। ठीक है, आप चलते आगे। बताना है नीलगिरी जीव मंडल निश्चय भारत का पहला जीव मंडल निश्चय है। ठीक है, ये बात सही है। नीलगिरी पहला। साइलेंट वैली और सुदवानी पहाड़िया अगस्त मलाई जीव निश्चय मंडल निश्चय का भाग है। बताइए क्या सही है? वो नीलगिरी का है। ठीक है, तो ये गलत है, ये सही है। ठीक है, साइलेंट वैली और सिद्धूबानी पहाड़ी। ठीक है, केरल में पड़ेगा। केरल में क्या होगा? तो नीलगिरी। ठीक है, क्या होगा? ये नीलगिरी का हिस्सा है। ठीक है, अगस्त मलाई का नहीं है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखिए। रोडोडेंड्रॉन सिल्वर फर जूनिफर किस पहाड़ के वन से संबंधित है? पर्वतीय वन। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिए किससे संबंधित है, तो रोडोडेंड्रॉन सिल्वर फर जूनिफर किससे है? तो पर्वतीय वन से। ठीक है, नदी के किस अवस्था में जल प्रपात में छिपी क्रियाएं लुप्त हो जाती है? किसमें? तो जब प्रौढ़ अवस्था में। ठीक है, तो उनका स्पीड कम होगा तो जल प्रपात वगैरह तो गायब हो जाएगा। ठीक है,
लिए बताना है, ठीक है। निम्न कथनों में फिर से विचार करना। आर्द्र प्रदेशों में जलोढ़ पंख प्राय निम्न शंकु आकृति तथा शीर्ष से पाद तक, ठीक है, मंड ढाल वाले होते हैं, ठीक है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है। शुष्क एवं अशुष्क जलवायु प्रदेशों में जलोढ़ पंख तीव्र ढाल वाले, ठीक है, उच्च शंकु होते हैं। बताइए कौन सही है? दोनों सही है। दोनों ठीक है, गलत। ध्यान रखें, असत्य कथन कौन सा? दोनों को दोनों सही है, किसी भी प्रकार का कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। 79 नंबर, योकोहाम सॉरी 78 योकोहामा रणनीति संबंधित है, किससे संबंधित? योकोहामा रणनीति प्राकृतिक आपदा प्रकृति आपदा न्यूनीकरण से। न्यूनीकरण से। प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण से संबंधित है, ठीक है। चलिए बताना है इसीलिए वायुमंडल के विभिन्न दाइची कहाँ पे हुआ था? योकोहामा कहाँ पे हुआ था? ये योकोहामा कहाँ पे हुआ था? दाइची 15 करके कुछ क्या बोलते हैं? योकोहामा नगर में हुआ, मतलब जापान में हुआ, ठीक है। 1994 में हुआ था, इसमें है 1994 में हुआ था, ठीक है। बताना है वायुमंडल की विभिन्न संस्तरों पर क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल, बहिर्मी मंडल। सबसे पहले क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल आएगा, फिर मतलब बाह्य मंडल आएगा जिसको आयन कहते हैं, ये तब बर्मी आएगा। तो ये गलती हो गया। मौसम परिवर्तन क्षोभ मंडल में होता है, तो 2 नंबर सही, ठीक है। दूसरे सही वन्य है। प्राणी अधिनियम कब आया? तो वर्ल्ड लाइफ 72 प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। कब आया? 62 1972 में वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है, ठीक है। क्या था इसमें? तो पढ़ा थोड़ा, इसमें कुछ दिया हुआ तो नहीं, जिसमें सोल्यूशन देना चाहिए जिससे पूछता है उसमें देता नहीं है, जिसमें नहीं देना चाहिए फालतू का बहुत कुछ भर देता है इसमें, ठीक है। इसमें धारा वगैरह पूछ लेता है कभी, तो इसमें नहीं दिया है। हाँ, शेड्यूल 1 से 6 तक